Okay, a very warm welcome everybody. आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ. मेरा नाम है एंकर प्राची लखानी and today I am here for a very interesting session. The world is going virtual and so are we. And here today we are bringing to you something that no one would have ever thought would have been possible. एक ऐसा corporate, एक ऐसा panel discussion जो काफी लोगों ने कुछ महीनों पहले ही सोचा था कि ऐसा कुछ कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता. And today we are getting this for you right here in front of you. So ladies and gentlemen, a very warm welcome on behalf of Idea Ki Dukaan, Food Mech, Mira Consultancy. I take honor in welcoming all of you and of course my esteemed panel members that I have over here, for whom I'd like to thank all my panel members for removing time और यहाँ पे आज आने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं. We have some extremely wonderful panelists over here and we're going to be having a very wonderful discussion. So I'm not going to waste any more time और मैं हम सारे पैनल मेंबर्स का जिनको आप यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं, मैं उन सभी का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी. एंड जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पैनल मेंबर अपना माइक अनम्यूट करके अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बताएं, अपनी जीवन की कथा हमें बताएं, ताकि more people can get motivated and inspired by the wonderful work that is happening even in this lockdown, even in this pandemic in the world. So I'm going to not put any more time and I'm going to introduce my first panel member of the day. A very warm welcome and thank you, Mr. Piyush Salia. A very warm welcome, sir. Thank you so much for being with us. To tell you all a little about Mr. Piyush Salia, founder of Food Mech Asia, founder of Food Mech Asia exhibitions from the last 10 years. He is also a founder and launched last year the Lalaba Awards as a recognition for food and hospitality industries. Awesome work being done by Mr. Piyush. He is here to tell us all about what is the new normal in the hospitality industry, in the food industry. And with the experience that he has, he is definitely one person you are going to learn so much from. Thank you so much, Piyush ji, for joining us in here today. And I'd request you to please unmute your mic and give us your success story and your take today. Thank you, Brachi, and thank you all of you, all participants and panelists, सूरज भाई, लुपिन भाई, चिंतन भाई एंड मितेश भाई. ये जितने भी पैनलिस्ट थे वो हमारे फूड मेक एशिया के लिए एक हमारे जो इसको स्टार्ट करने की जो हमारी जो जर्नी है तब से लेकर हमको बहुत सपोर्ट किया है इन लोगों ने. तो हमने यही सोचा कि सबको वापस लेके हम क्यों ना आए लाइव. अभी जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा था, तो अभी हम ऐसे ही 100 एपिसोड करने जा रहे हैं. ये पहला फर्स्ट एपिसोड है. ऐसा 100 एपिसोड करने जा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर. जब फूड मेक एशिया हमने जब स्टार्ट किया तब सूरत के हमारे पास खाली 3-4 कंपनी थी और बाकी सब बाहर से आए थे. तो हमने फर्स्ट टाइम जो एग्जीबिशन किया था वो हमने 250 स्टॉल से स्टार्ट किया था. तब रुपिन भाई भी वहाँ विजिट करने के लिए आए थे, सूरज भाई भी आए थे, चिंतन भाई भी आए थे. तब पार्टिसिपेट नहीं किया था उन लोगों ने, सिर्फ देखने के लिए आए थे क्योंकि फर्स्ट था और सूरत के लिए नया कॉन्सेप्ट था, किसी ने नहीं सोचा था. और यहाँ की इंडस्ट्री में भी ऐसा था कि हम फूड एग्जीबिशन बोलते हुए लगता था कि ये फूड फेस्टिवल चल रहा है. लोग ऐसा सोच के यहाँ पे आ रहे थे. तो तब इंडस्ट्री के लिए ये चीज कुछ नई लग रही थी उनको यहाँ पे, क्योंकि ये सूरत तब पहले इतना मेगा सिटी नहीं था. ठीक है. तो बाद में हमने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, 2-3 साल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई हमको. अभी हम वेल सेट हो चुके हैं. अभी हमने 10 एडिशन किया. हम सूरत में करते हैं, इंदौर एग्जीबिशन करते हैं, नागपुर में करते हैं और लास्ट हमने लीलाबाई अवार्ड किया. उसमें पैशन फूड को भी अवार्ड मिला था, भाई को भी अवार्ड मिला था और चिंतन भाई को भी अवार्ड मिला था और मितेश सर जो हमारे जूरी मेंबर थे. तो ये सब को मिला के हम लोग आगे आए. हमारा सिर्फ मेहनत था पर उन लोग का हमारा आशीर्वाद था हमारे पे और हम जुड़ के आगे आए. जी. Superb. I mean, आप इतने सालों में और I can see a
Nice thumbs up coming from Chintan Thai. And I must say, the award for the hospitality industry, food industry, and award ceremony for that, मुझे लगता है कि इतना एक honorable और एक इतना special चीज है to actually gift those people जो हमें गिफ्ट देते हैं, रोज हमें अच्छा खाना देते हैं, हॉस्पिटैलिटी देते हैं. That is such a beautiful concept. Thank you so much, Piyushji, for that wonderful introduction and that wonderful story. Thank you so much. Next, ladies and gentlemen, I would like to introduce my next panelist that I have with me over here. Please welcome with me Mr. Rupin Dalal, Director of Canny Coverage Packaging Private Limited, with an industry experience spanning over many years, which has helped him in effectively tackling the changing trends of the industry. Owing to his expertise, we are able to meet the specific requirements of all their customers, and they've been doing it so happily over the years. Established in the year 1992, Canny Coverage Packaging Private Limited has been a reputed manufacturer, supplier, trader, and exporter of technologically advanced packaging machines. The products that they have offered have been sourced from trusted vendor bases, which has had years of experience in the industry. Moreover, they have also always checked all their products as well as to ensure that these are here in the industry standards only. All their products have been renowned for their features like sturdiness, durability, flawless packaging, low operation noise, and ergonomic design. Please welcome our very dear panelist, Mr. Rupin Dalal. Rupin Dalal जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए and you can please Thank you, madam. give a few words. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं पीयूष भाई को थैंक यू कहूँगा. उन्होंने आज ऑनलाइन भी एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दिया. हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि जिससे हम यहाँ पे ऑनलाइन कुछ प्रमोट कर पाए हमारी कंपनी को भी, और ये कोविड-19 को जो अभी हम फेस कर रहे हैं उसमें भी हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए. तो सबसे पहले उन्हीं को थैंक्स कहना है मुझे. बाकी अपने जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी काफ़ी थैंक्स. अभी अपनी कंपनी के बारे में मैं क्या बोलूँगा. 92 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो समझिए ऑलमोस्ट मेरी एज 20 ईयर्स थी, और बिगिनिंग में अकेला मैं एज अ सेल्समैन, एज अ इंजीनियर वर्क कर रहा था. आज हमारी कंपनी नियर अबाउट ग्लोबली है और 80% का हमारा स्टाफ है. हमारा मेन यूएसपी है हमारी सर्विस, जो हमारे काफ़ी कस्टमर उसको मानते हैं. एक तो हमारे चिंतन भाई है, जीवराज ओनर, सालों से उनके साथ हम जुड़े हैं. हमारे पास आज भी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है. हम प्रमोशंस या मार्केटिंग नहीं करते हैं. हमारी जो सर्विस है वही हमारी मार्केटिंग है, वही हमें बिजनेस देती है. हमारे वहाँ 25-27 साल पुराने कस्टमर आज भी कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ हमारी सर्विस और क्वालिटी, और वो हमारे कस्टमर ही हमें बोलते हैं. और रेफरेंस बैग हमारा इतना बड़ा है, वही हमारी मेन यूएसपी हो जाती है. बाकी तो इनिशियली हर एक कंपनी को एक स्ट्रगल करना पड़ता है. वैसे हमें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है. जब 92 में हमने इनिशियली ये कंपनी को स्टार्ट किया तब एफएफएस मशीन्स जो ऑटोमेटिक मशीन्स है वो काफ़ी हाई प्राइसिंग मशीन थे, तो लोगों को वो मशीन एफोर्डेबल ही नहीं थे. उस टाइम पे लेबर सस्ती थी और मशीन्स महंगे थे. आज लेबर महंगी है और मशीन्स सस्ती है. ऑटोमेशन काफ़ी हो चुका है, लेकिन उस सिचुएशन में ऑटोमेशन कोई करता ही नहीं था जिस समय हमने ये स्टार्ट किया था. तो इनिशियली 5 साल तो हमें मशीन ऑर्डर लेने में, बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी. 92 में हमने अपनी कैनी कवरेज को एस्टेब्लिश नहीं किया था. हमारी एक छोटी कंपनी थी कवरेज पैकेजिंग, कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी. ये कंपनी हमारी एस्टेब्लिश हुई है नियर अबाउट 2002 में, कैनी कवरेज पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड. उसके बाद हमने फुल फ्लेजेड अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. तब तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम काम कर रहे थे. तो वो सिचुएशन भी थी, काफ़ी अप डाउन्स हुए, काफ़ी स्ट्रगल हुई. स्टार्टिंग में हमारी ऑफिस 2 बार चेंज हो चुकी. आपको ध्यान होगा करीबन 97 में कुछ डिमोलिशन हुआ था सूरत के अंदर. उस टाइम पे हमारी एक ऑफिस थी भगत और मेन रोड पे, वो डिमोलाइज हुई थी. वो हमारा सबसे वर्स्ट पीरियड था, लेकिन हर एक वर्स्ट पीरियड में से हमें निकलना ही है पॉजिटिव थिंकिंग रख के. जैसे अभी कोविड का पीरियड है, वो कोविड में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. वैसे ही बिजनेस में और लाइफ में भी है. आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा. तो हमें उसमें पॉजिटिव निकाल के ही आगे बढ़ना है. बस मेरा तो वही एक सोच है.
और मैं मेरी कंपनी का डायरेक्टर या एमडी नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी का कैप्टन हूँ। मेरी कंपनी एक टीम से चलती है और मैं अपनी कंपनी को टीम से ही चलाता हूँ। मेरे वहाँ कोई डायरेक्टर एमडी ऐसा है ही नहीं। मेरा हर एक एम्प्लॉय मेरे साथ टीम मेंबर है। हम किसी को एम्प्लॉय, इंजीनियर, स्टाफ ऐसा कहते ही नहीं है, हम उसको टीम ही बोलते हैं। आज हम 80% का हमारा टीम है और टीम वर्क से ही हम आज विन है। आज हमारी इंडस्ट्री में हमारा जितना बड़ा टीम किसी के पास नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से। पूरे गुजरात के अंदर काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी इन हाउस टीम नहीं है इंजीनियर से। तो हमने पूरा फोकस अपनी कंपनी के डेवलपमेंट में किया, उसमें हमारी टीम को ध्यान में लेते हुए किया। हमने मैन पावर को इंक्रीज किया है, उसको डेवलप किया है, उनको ट्रेन किया है, उनको एजुकेट किया है, जिस वजह से आज हमें सक्सेस मिली हुई है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला है नो डाउट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा हमने मैन पावर में पैसा, अपना टाइम दिया है और पैसा इन्वेस्ट किया है, और वही हमारा मेन प्लस पॉइंट है। सभी का एक वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा एक वे ऑफ थिंकिंग यही है कि आपकी टीम बढ़िया रहेगी तो आप कोई भी सिचुएशन में जीत पाएंगे। आफ्टर कोई, हमारे वहाँ जितने भी हमारे मेंबर्स है, टीम है हमारी, कोई भी टीम हमारी आज आउट ऑफ स्टेशन नहीं है, गांव नहीं गई हुई है, विलेजेस नहीं गई हुई है, बिकॉज ऑफ वो हमारे साथी है। आज हम उसका बेस्ट बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन वो टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच रुपिन जी। एंड जैसा कि आपने कहा कि टीम वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आज जब शायद टीम फिजिकली साथ नहीं रह पाती है, पर फिर भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज ही है जहाँ पे टीम वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इज सच अ ट्रू थिंग फॉर एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे बिना टीम वर्क के आप कभी भी अपने क्लाइंट को खुश नहीं कर पाएंगे, which I'm sure all our panelists here are going to agree with. Superb, superb. That was amazing. And now I would like to introduce my next panelist that we have over here. Ladies and gentlemen, please welcome a very, very dear personality that we have over here with us today, Mr. Chintan Shah, CEO of Jivraj Industries Limited, an 85-year-old tea company delivering everyday freshness to all their consumers at the most affordable rates, with commitment to giving the same taste all round the year. Right now, they are present in over 9 states of India with over 400 plus distributors. Wow, isn't that fantastic? Absolutely. So Mr. Chintan Shah has done his MBA, and thereafter उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था ऑफ टीम मैन्युफैक्चरिंग. He also started his work with marketing division in the company for many years, and पिछले 15 सालों से he has been developing expertise in tea tasting. So all you tea lovers over there, you're in for a treat today. Well, right now he is the CEO of Jivraj Industries Limited and is mainly involved in the purchase of tea and its blending. They also provide tea with free home delivery all around Surat and South Gujarat. Recently, he has also come up with tea vending machines with the brand Tea Ops, and also instant premixes in the market. Ladies and gentlemen, please welcome with a very, very sweet applause at your home, Mr. Chintan Shah. Chintan ji, I would request you to please unmute your mic and give us your success story. Thank you, ma'am. Thank you for such a lovely introduction, and really congratulate Piyush bhai once again. I think third, fourth time, कितनी भी बार बोलूँ कम है, because हर time he came up with some innovative ideas, and this is really a superb idea कि एक platform पे food industry से वो जुड़े हुए हैं, जानते ही, और सबको एक platform पे लाना. This is really a great work. Jivraj, a well-known name for everyone. We are serving daily more than 20 lakh cups a day, and since last 85 years we are here. My great grandfather started with one single shop at Chowk Bazaar, Surat. He himself is Mr. Jivraj, who has started in the year 1935. Today I am the 4th generation in the business, and still a long way to go. I just say that it is 85-year-old young company, not old company, because we are coming up with new things daily. Right now we came up with a new brand, Tea Ops, which is tea for new generation. So we are targeting new generation all the time. In this pandemic situations,
we learn a great thing. Success story कहूँ या क्या मुझे भी नहीं पता, but we last year in the March we came up with our app जिवराजर, जिससे हम लोगों को बोलते थे कि भाई आपको चाय लेने के लिए घर से बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं, एंड दैट हैज क्लिक्ड इन दिस पेंडेमिक बिकॉज जस्ट इमेजिन द सिचुएशन के जब लोग बाहर नहीं जा सकते थे, चाय अवेलेबल नहीं होती थी, यू जस्ट ऑर्डर इट ऑन ऐप और सेम डे और नेक्स्ट डे हमारा बंदा हाइजीनिकली वे में ग्लोव मास्क पहन के आपके घर तक डिलीवरी कर देता था। अर्लियर तो घर तक डिलीवरी करता था, अभी इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि कई बिल्डिंग या सोसाइटीज अलाउ नहीं करती थी, तो एटलीस्ट जहां तक पॉसिबल होता था वहां वो डिलीवरी कर देता था। राइट नाउ वी हैव मोर देन 10,000 कस्टमर्स ऑन आवर ऐप ऑन डेली बेसिस, जो रेगुलरली अपने ऐप के थ्रू ही अपनी चाय ऑर्डर कर देते हैं, और वो ही शायद हमारे ऐप के प्रमोटर भी है, जो एक बंदा दूसरे को बोलता है कि भाई आप भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के थ्रू ही चाय मंगवाइए। देन कम टू पॉइंट ऑफ वेंडिंग मशीन्स। यू वोंट बिलीव, एक साल हो गया हम लोगों को वेंडिंग मशीन लॉन्च किए हुए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जितने मशीन हम लोगों ने बेचे उतने शायद 9 या 10 महीने में नहीं बेचे थे। अब लोगों को एक ही थ्रेट है कि भाई चाय बाहर से तो मंगवानी ही नहीं है, और कई जगह ऐसी है जिनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है इन हाउस के वो चाय बनवा सके। तो इन दैट सिचुएशन द बेस्ट ऑप्शन इज वेंडिंग मशीन, और उसके लिए भी शायद वेंडिंग मशीन का जो ग्रैंड लेवल पे जा रहे हैं उसके लिए भी मैं पीयूष भाई को थैंक्स वंस अगेन कहना चाहूंगा। इन लास्ट फूडमेक वी हैव टाइप टुगेदर, और पूरे फूडमेक में 7 जगह पे मेरे वेंडिंग मशीन लगे हुए थे जहां पे हम लोग ने सभी को टी सर्व की थी, एंड दैट वाज दी स्टेपिंग स्टोन फॉर अस कि जहां से फिर वेंडिंग मशीन के लिए एक लोगों का जो थिंकिंग था कि भाई वेंडिंग मशीन की चाय अच्छी नहीं होती है, वो थिंकिंग चेंज करने में शायद लास्ट फूडमेक वाज वेरी हेल्पफुल टू अस। थैंक्स अ लॉट पीयूष भाई। Major things you have covered in the introduction, so I don't have much more to say, so let's move ahead, and all the best to all the participants. Superb, superb. Thank you so much, Chintan ji. And I must say कि आपने जो बात कही कि इस लॉकडाउन में लोग चाय ऐप से मंगाते हैं एंड आप सीधा घर पे भेजते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट ओनली अ ग्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजी, बट आई ऑल्सो थिंक कि ये कितना अच्छा सोशल वर्क है, बिकॉज आज लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर एक के घर में चाय होती है। सुबह उठते ही सभी को सबसे पहली चीज चाय चाहिए होती है। We provide free home delivery. We don't charge any extra single rupee Wow. to deliver our tea. और टीओक्स में तो what we did, it is simply company to customer product, so there is no dealer distributor network, so वही प्रीमियम चाय आपको काफी रीजनेबल रेट में आपके घर बैठे मिलती है। Wow, wow, that is brilliant. आप सिर्फ the way you are doing this, you're not only giving someone tea, you're also giving someone a smile on their face, and I think that's really wonderful. Thank you so much, Chintan ji. Going forward and introducing my next very dear panel member that I have with us over here, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Suraj Savalia, Chairman and Managing Director, Paston Foods India Private Limited. With an experience of over 15 awesome years as a catalyst towards enhancing organizational growth and productivity through effective processes, cost containment, and, of course, administration initiatives, Mr. Suraj Savalia has carved a niche in the market of food industry. और मैं उनके बारे में जितना ही कहूँ, it's going to be less. इसलिए मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए और हमें आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए। Great afternoon, everybody, and thank you, Prachi ma'am, as well as I thankful to the Piyush Mira Consultancy, Idea Ki Dukaan, because all of them has given me a great opportunity to introduce myself as well as our company. पहले मैं आपको बता दूं, we are the first generation entrepreneur and we are the processor and exporter of the processed fruits and vegetables. Basically, we are focusing on the processed fruits and vegetables. That means mango pulp, pickles, chutneys, jams, tomato paste, purees, all these and various sauces. Basically, मेरा तो technical background है. Myself MTech in agriculture process and food engineering. I have completed my MTech in 1999. And then after I have joined one company for the experience point of view. After getting the 3.5 years experience, I have started my own industry in Navsari.
and we have incorporated our company Petson Foods India Private Limited. That name is derived from we are the basically Patel community, so that Patel son, that is Petson. So we have started in 2003 this company, and in beginning basically we don't have any family business background, we don't have any financial that much strong background. तो शुरू में काफी परेशानी हुई, काफी दिक्कत हुई. In 2003 I still remember that at that time we approached the bank for the finance, and not a single bank was agreed to finance our project, because our project was the newer one. We don't have any business background, we don't have any strong balance sheet, we don't have any export or international domestic market, so that not a single bank was agreed to finance our project. मुझे बराबर याद है, at that time I have prepared the 12 project report, copies of the 12 project report, and I have submitted each and every nationalized bank. एक भी बैंक फाइनेंस करने के लिए राजी नहीं थी, और एंड में काफी मेहनत करने के बाद एक बैंक थी जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने हमने फाइनेंस किया. उसी टाइम दे हैव फाइनेंस 85 लाख, और मैंने ये बिजनेस शुरू किया. शुरू में काफी परेशानी हुई, धीरे धीरे हम एक्सपांशन करते गए. देन आफ्टर वी हैव मेक द 4 एक्सपांशन, और आज हम गुजरात में नहीं लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हमारा सबसे बड़ा यूनिट है, और मोर देन 24 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट है. और आज मैं ये चैलेंज के साथ बोलता हूं कि एवरी 50 बैंकर्स आर अप्रोचिंग अस फॉर द फाइनेंस. कि आपको अगर 100 करोड़ की जरूरत है तो भी हम फाइनेंस कर देते. दिस इज अवर ग्रेट अचीवमेंट. दूसरी हमारी एक स्ट्रेंथ आपको बताऊं कि हमारा 90% जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ काम करते हुए बंद हुआ हो, और वो भी एक्सपोर्ट ज्यादातर हमारा यूएस, कनाडा, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फार ईस्ट कंट्रीज. इसके अलावा हमारा ISO 2018 स्टैंडर्ड तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारा BRC स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम. ये हमारी अभी जो 31 मई में हमारा ऑडिट हुआ था, और दिस टाइम अगेन वी हैव गॉट द A ग्रेड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द BRC. और ये मुझे कहते हुए खुशी होती है कि गुजरात में कैनिंग एंड पिकल चटनी लाइन में शायद 2 या तो 3 कंपनी जो है जिसके पास ये BRC स्टैंडर्ड है. और ये BRC स्टैंडर्ड अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो ये मस्ट है, दैट इज कंपलसरी. इसके अलावा हमारा US FDA अप्रूव्ड कंपनी है. वी आर सर्टिफाइड विद द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे साथ काफी जो पैनलिस्ट और जो व्यूअर जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि फूड में अगर सबसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म अगर किसी का है तो वो है US FDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा since 4 years गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अस द अवार्ड. Recently Foodmake Asia has also given the award of the Lilaba award. So I thankful to the Foodmake Asia, Mr. Piyush Bhai. So these are our success story, and in 2009 we become the government of India recognized export house, और 2011 में we become the second largest manufacturer and exporter in Gujarat. और 2013 में हमने एक नई यूनिट शुरू किया, that is Green Fiber Foods India Private Limited, जिसके अंदर हम टोमेटो पेस्ट बनाते हैं, जो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करके टोमेटो पेस्ट बना रहे हैं, जो इटालियन टेक्नोलॉजी से. जो ये हमारा जो नया यूनिट है वो नॉट ओनली गुजरात बट इट्स बिगेस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. पूरे वेस्टर्न जोन में हमारा सबसे बड़ा यूनिट है, जिसके अंदर एवरी डे वी आर प्रोसेसिंग द 70 मेट्रिक टन ऑफ द टोमेटोज. तो और टोमेटो पेस्ट और ये जो इटालियन टेक्नोलॉजी, गुजरात में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, और ज्यादातर हमारा 90% उसमें से हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है. तो दिस इज अवर जर्नी सिंस लास्ट 2003, and we have got so many awards and achievement from the social organization, government of Gujarat, government of India. So this is our small success story. Wow, superb, Suraj ji. It is so nice to know from no background of family business, आपने इतनी सारी चीजें, आपने इतने अचीवमेंट्स लिए हैं, और फिर भी मैं देख सकती हूँ कि आपकी स्माइल में there is such a down to earth feeling, and I think that is beautiful.
जोरदार तालियां होनी चाहिए for Suraj ji. Thank you so much for even being here today with us, for being here for this panel discussion. Thank you so much, Suraj ji. Well, going forward and introducing last but definitely not the least, a very, very special panel member that we have over here today with us. I would request Suraj ji to please mute your mic. जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ यहाँ पे my final panelist member, a very, very dear person and an individual who has donned and still dons so many hats. He has been known in the entire industry and amongst all his colleagues as one of the maestros in the hospitality industry. Ladies and gentlemen, please welcome with me with a big smile on your face, as he always has it on his, Mr. Mitesh Shah, Secretary Gujarat CAIT, Federation of All India Traders, VP South Gujarat Machine Tools Association, CO Chairman Ratil Committee SGCCI, Organization Secretary Surat Hardware and Building Merchant Association. मितेश जी ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यही माना है कि हंसो, हंसाते रहो and give your best, and that's exactly what has made him one of the top-notch professionals in the hospitality industry. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Mitesh Shah. मितेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कीजिए और हमें आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में और आपकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए. आवाज आ रही है? हाँ जी सर. थैंक यू प्राची, बहुत अच्छा लगा आज ये पीयूष भाई ने जो ऑर्गेनाइज किया है और तुम बहुत अच्छी तरह इसको आगे लेके जा रही है. मैं आज जो तुमने सक्सेस स्टोरी के लिए मुझे बुलाया है, मैं थोड़ा उसमें करेक्ट करना चाहता हूं कि मैं ये स्टोरी को सक्सेस नहीं मानता हूं, क्योंकि सक्सेस वर्ड है ना, वो डेडलाइन है, मतलब वो वहां खत्म हो जाता है स्टोरी का. तो मैं उसको कभी मेरी लास्ट मोमेंट तक उसको सक्सेस स्टोरी नहीं मानना चाहता हूं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता हूं. मेरे कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है. मैंने 92 में साइकिल पे बिजनेस शुरू किया है और घर से 2500 रुपया लेके मैं आया था यहाँ सूरत, और मैंने अपनी एजुकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है. शुरू में बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि बेटे हमेशा ईमानदारी से और समाज को कुछ देते हुए तुम्हें काम करना है. तो इसलिए मैं हमेशा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, ऐसे ऐसे मेरा कंट्रीब्यूशन मैं समाज में भी देता जाता हूं. तो उसी कड़ी में मैंने धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट किया. साइकिल पे स्टार्ट किया, उसके बाद में मैं स्कूटर पे आया. धीरे धीरे मैंने अपना किराए पे घर लिया, बाद में अपना खुद का घर लिया, खुद की दुकान ली, फिर बाद में अपना खुद का शोरूम बनाया. उसी साथ में सेकंड लाइन में मैंने एक एसोसिएशन ज्वाइंट किया. उसके बाद में मैं नेशनल लेवल का जो एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड है, जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, जो चाइनीज को अवॉइड कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो उसका नाम है कैट. मैं उसमें ज्वाइंट हुआ पहले 10 साल पहले, और आज मैं गुजरात का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ कैट में. और सूरत चैप्टर में मैं मेरे साथ प्रमोद जी भी है जो मेरे प्रेसिडेंट है, वो भी मेरे साथ में, मैं उनकी राह में काम करता हूँ. बिजनेस में आना ये मेरे लिए एक आउट ऑफ सडन था. मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी हो गई कि मुझे बिजनेस में आना पड़ा, क्योंकि मैं सर्विस पीपल में से आ रहा हूँ. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगा. लेकिन आज मेरे पास करीब 9 कंपनी की एजेंसियां हैं, जिसमें आउट ऑफ 9 5 मेरे पूरे गुजरात का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो 5 में से मेरा 3 जो कंपनी है वो एमएनसी कंपनी है. मेरी जर्नी यही है, और आगे मैं यही चाहता हूं कि हमेशा जो भी लोग जितना भी पैसा कमाते हैं या जितना भी बिजनेस बढ़ाते हैं, आपको आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपको इसके कंट्रीब्यूट जो भी आप कर सके, चाहे पैसा, चाहे अपना दिमाग, चाहे अपना टाइम, जो भी दे सके वो आपको देना चाहिए. ये मेरी रिक्वेस्ट है.
और ये हमारा सक्सेस, ये जो हमारा शो है, जो पीयूष भाई ने अभी शुरू में बोला है कि 100 शो हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये 100 शो होते होते मैं ये चाहता हूं कि लोगों का इतनी डिमांड आए कि ये जैसे इंडिया टीवी पे जो आता है ना आपकी अदालत, ऐसे ये हमेशा चलता रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू सो मच मितेश जी। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि वो हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वही हंसी और वही मुस्कुराहट वो हर किसी को देते हैं। और वो आप अभी प्रूफ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरे सारे पैनल मेंबर्स उनकी ये बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सो मच मितेश जी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच पैनल मेंबर्स। आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि आज भी भले ही पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक का माहौल खड़ा हो गया है, पर फिर भी मुस्कुराहट से और मेहनत से आप कोई भी चीज, आप कोई भी तकलीफ को पार कर सकते हैं। एंड दैट इज one of the most important aspects of life and of business, because the show must go on. So ladies and gentlemen, with that, I am going to start the panel discussion over here. But before I start that, I would like to thank our presenting partners, Food Mag Asia, conceptualizing partners and design by Idea Ki Dukaan, and we have been supported by Mira Consultancy. Thank you so much to all our sponsors. आप लोगों के बिना ये आज possible definitely नहीं होता. So now I will be starting with the panel discussion. Panel discussion is going to be on the topic post-lockdown opportunities in food and hospitality industries. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हम पैदा कर सकते हैं in the food and hospitality industries. I'm going to request all my panel members that as this is a virtual medium and so that कि हम सभी की आवाज बराबर से सुन सके, so only unmute your mics when you have to answer, when you have something to say. अगर आपको बीच में कुछ कहना है, you can raise your hand so I can call out your name and we can have you speak your discussion. मैं अपने सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वी हैव बीन रीडिंग योर कमेंट्स एंड वी आर सो ग्लैड यू ऑल आर एंजॉयिंग योरसेल्व्स एंड यू ऑल आर टेकिंग बैक होम सो मच फ्रॉम दिस डिस्कशन. मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कोई क्वेश्चंस हो या आप कुछ कहना चाहते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टाइपिंग इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. यू आर शेयरिंग दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड गेटिंग ऑल ऑफ देम टू have a look at this wonderful session that we have going on over here. So, my first question to all my panel members is, what is the responsibility of food in business entrepreneur present circumstances of COVID-19 pandemic? क्या responsibility है food की in this business of entrepreneurs present in the present circumstances, आज के circumstances में जहाँ COVID-19 का pandemic चालू है? What is the responsibility? क्या है हमारी responsibility with regards to food? So I'm going to first request our panel member, Mr. Piyush Salia, to please unmute his mic and give us his point of view. हाँ, लॉकडाउन के अंदर मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि हमको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है और फूड लाइन में आना है। तो इतना एक फूड इंडस्ट्री तो मेरा एक सेगमेंट है ऑर्गेनाइजर का, तो इंडस्ट्री के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो इतने सारे कॉल आने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ हम प्लेटफॉर्म लाए, और हमने मेरे ग्रुप में मेरे दोस्त को हमने इसके अंदर चर्चा की, और मेरे खास फ्रेंड है जावेद भाई आइडिया की दुकान, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि ऐसा हम क्या प्लेटफॉर्म आ जाए, क्या प्लेटफॉर्म लाए इनके बारे में कि लोग को समझने में प्रॉब्लम हो। इसमें क्या है कि लोग आते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर, पर नॉलेज नहीं होने के कारण वो लोग आउट हो जाते हैं इंडस्ट्री से। तो यही कारण था हमारा ये प्रोग्राम करने का। बाद में हमने बैठ के ये पूरा एक शेड्यूल सेट किया कि ऐसा ऐसा हम प्रोग्राम करते हैं, और जो भी लोग नए जुड़ने चाहते हैं इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, उनको समझ में आए कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे बिजनेस को बड़ा करें।
और जावेद भाई ने भी हमको बहुत सारा सपोर्ट किया। उनकी जो टीम है, उनकी जो IT टीम है, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया और हमने ये पहला एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो पैनलिस्ट है बहुत सारे, तो वो लोग इसमें बहुत सारा हमको ज्ञान दे सकते हैं। सुपर। चिंतन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू ऐड ऑन टू दिस क्वेश्चन। फूड इज ऑलवेज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर हो लाइफ। गया सही? ખાને સુરત की बात हो तो ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે સુરતનું જમણ, એટલે ફૂડ વગર તો સુરતની વાત વિચારવી એ જ પોસિબલ નથી। मतलब इतना हम लोगों ने देखा लॉकडाउन सिचुएशन में भी ऑल वर लिटरली सरप्राइज कि जब फेसबुक खोलते थे तो फोटोग्राफ्स क्या आते थे, आज किसने क्या खाना बनाया है। एंड फूड मेकिंग चैलेंजेस वर गोइंग ऑन, इट वाज रियली सरप्राइज थिंग। फिर मैंने भी एक बार सोचा चलो मैं भी चाय बना के एक बार पोस्ट करता हूँ। एंड Dalgona challenge was going on. We played with a tea making challenge, and that was also very successful. But responsibility as an entrepreneur हम लोगों पे यही आती है in this scenario that whatever we are serving, it should be healthy food and it should be safe. The handling should be safe. जब कस्टमर तक पहुंचे तो उनको ये थ्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मेरे वहां पे आया है तो मुझे ये पेंडेमिक में कुछ टेंशन करना होगा। As I told you that we are delivering the teas also, so हर एक प्रोसीजर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर हमारे वहाँ होता है जब ये चीजें बनती है। प्लस वी हैव द मशीन मेजर परचेज फ्रॉम कैनी कवरेज एंड दोज आर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन where there is no hand touch while packing the teas. So these are the our responsibilities which we are fulfilling and try to serve the food in best, healthy and safest way. Wow, super. Now I would request Mitesh ji to please add on to this question. What is the responsibility? खाने की क्या responsibility है in the entrepreneur present circumstances with the COVID-19 pandemic? देखिए, मेरे हिसाब से कोविड का जो 75 दिन का लॉकडाउन है उसमें हर आदमी को बहुत कुछ सीखा गया है। हर आदमी ने अपने बिजनेस में, चाहे हम फूड की बात करते हैं तो फूड की बात करेंगे, लेकिन हर बिजनेस में कुछ ना कुछ हमें सीखना मिला है। जो सवाल है उसके रिगार्डिंग में आपसे ये कहूंगा कि फूड इंडस्ट्रीज बहुत ही अहम पहल है आदमी की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ। तो उसमें सबसे ज्यादा हाइजीनिक फूड, आपका जो आउटलेट है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आपको पूरा क्लीननेस रखना है। और अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो अभी हमें सावलिया साहब ने भी बताया कि वो लोग इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी के जो कंट्रीज में जो नॉर्म्स है फूड्स के, उसको हमें फॉलो करके अपनी फैक्ट्री या अपने आउटलेट या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमारे हिसाब से वो हिसाब से मेंटेन करके पूरे वर्ल्ड में हम हमारा इंडिया का फूड भेज सके। जैसे मोदी साहब ने 1-2 बार बोला है कि ढोकला और खमन अलग होता है, लेकिन फॉरेन में लोग ढोकला को भी खमन कहते हैं और खमन को भी खमन कहते हैं। तो ये बातें होती है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अभी हमें लंबा सोचना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से ये 2 साल ऐसे हैं कि हमारे इंडिया के हर ट्रेड के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम इसको जितना हैंड कैश कर सके उतना कम है। थैंक यू वेरी मच। वेरी ट्रू सेड कि हमें आज लंबे रेस के घोड़े बनने हैं, हमें लंबा सोचना है। वी हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर and not just about the present. Very true. Thank you so much, Mitesh ji, for that wonderful addition. I would now request Rupan ji to add on to this wonderful conversation. Rupan ji, आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा। सॉरी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चिंतन भाई की बात से थोड़ा एग्री हूँ। आपको हाइजीन यूज़ करना चाहिए। जो चिंतन मैंने बताया ऑटोमेटिक मशीन से वो पॉसिबल हो रहा है, वो सबसे बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़ की एक रिक्वायरमेंट है जो कोविड-19 के बाद एज अ कंपलसरी उसको लेना चाहिए। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग लाइन को ऑटोमेटिक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे विदाउट टचिंग प्रोडक्ट सीधा पैक हो जाएगा। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग दोनों ही ऑटोमेटिक में लाना चाहिए। कोविड-19 के बाद ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियर हो रही है कि ये नेसेसरी में आ रही है। सेकेंडली, आज हम ग्लोबली काम करना चाहते हैं, तो हमारा जो भी
एनवायरनमेंट है कंपनी का, वो एनवायरनमेंट इंप्रूव करना चाहिए। अभी काफ़ी फूड इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में चल रही है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट इतना प्रॉपर नहीं है, तो एनवायरनमेंट क्लियर करना चाहिए उनको, जिससे वो ग्लोबली वर्क कर पाएंगे। और सेकंडली, इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमें जो प्रिकॉशंस रखनी है, वो प्रिकॉशंस को मेंटेन भी रख पाएंगे, क्योंकि वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सेकंडली, सप्लाई चेन, आज जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर प्रॉब्लम्स हुई है लॉजिस्टिक्स वगैरह की, तो उसमें फूड इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सप्लाई चेन प्रॉपर वे करके सबको इजीली मटेरियल उनके घर पे मिल जाए, वो हिसाब से उनको करना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह टेक अवे स्टार्ट किया हुआ है, तो आज टेक अवे भी पैकेजिंग से हो रहा है, तो पैकेजिंग की भी उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। नए नए पैकेजिंग उसमें इंट्रोड्यूस होंगे। आज आप देखिए रेडी टू ईट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ आज रेस्टोरेंट्स भी बंद है, आज जो स्टार्ट हुए वो भी प्रॉपर वे नहीं है। सेकंडली, लोगों को एक डिमांड है रेस्टोरेंट फूड की भी, तो रेडी टू ईट उसका एक रिप्लेसमेंट कर रही है। तो ये कोविड-19 के बाद काफ़ी कुछ आपका विजन चेंज हो जाएगा, डिमांडें चेंज हो जाएगी, और वो हिसाब से हमें भी उसमें कुछ चेंजेस लाना है। अभी हमारी एक कंपनी है जिसने इंस्टेंट फ्रोजन पिज़्ज़ा स्टार्ट किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है फ्रोजन पिज़्ज़ा, जो आपको ग्रोसरी और प्रोविजन स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको पिज़्ज़ा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज कॉफ़ी, मिल्क शेक वगैरह पाउच पैकिंग में स्टार्ट हो गए हैं आफ्टर कोविड, जो हमने मशीन सप्लाई किए हुए हैं कि भाई पाउच पैकिंग में मिल्क शेक आपको मिल जाएगा, जिसको आप फ्रीज कर पाएंगे, जिसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो इजीली कस्टमर एंड पे पहुंच पाएगा। उसके लिए आपको फास्ट फूड कॉर्नर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको मिल्क शेक कॉर्नर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सब चेंजेस इसमें है, और उसमें फूड इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बगैर किसी को नहीं चलेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो एसेंशियल में है, और कुछ प्रोडक्ट है लग्जरी में है, लेकिन लग्जरी भी आज एक वन पार्ट ऑफ लाइफ ही है। जो सेगमेंट लग्जरी का है वो लग्जरी का है, और जो सेगमेंट एसेंशियल का है वो एसेंशियल का है। तो दोनों को ही इसके ऊपर फोकस करना है, और उसकी जो स्ट्रेटजी है, पैकेजिंग है, उसमें थोड़ा चेंजेस करके इजी टू यूज, इजी टू सप्लाई करना चाहिए। ऐसा एक मेरा थॉट है। और कोविड-19 के बाद ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है। अभी जैसे एक सैनिटाइजर की बात कर रहा हूँ, तो सैनिटाइजर अभी एक पे आपके पास अवेलेबल होगा बॉटल्स वगैरह के अंदर, लेकिन आपको नियर फ्यूचर 2-4 दिनों में ही मार्केट के अंदर सैनिटाइजर सैचे आपको मिल जाएंगे, जस्ट ओनली फॉर 2 ml, 3 ml, 5 ml, यूज एंड थ्रो। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट में आएंगे, क्योंकि सैनिटाइजर भी अभी एक वन पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। और ये जो सैचे पैकिंग है वो सबसे कंफर्टेबल है किसी को भी यूज करने के लिए। इसको आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये न्यूली इंट्रोडक्शन है, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ऐसे नए कॉन्सेप्ट कोविड के बाद आपको देखने को मार्केट में काफी मिलेंगे। ओके, थैंक यू। Well, that is very, very true कि नए concepts even in the food are definitely going to be wonderful things to be seeing after this pandemic, after this lockdown. And yes, we're getting some wonderful comments over here. Thank you so much for letting us know that you're enjoying. Keep putting in your comments, aapki sari baatein. If you have any questions for our panel members, you can put those down too in the comment sections. We'll try taking as many as we can. Now I would request Mr. Suraj Savalia, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और हमें आपका डिस्कशन पॉइंट। थैंक यू मैम। पहले मैं तो आप एक जो कोट बताता हूँ कि इनोवेशन इज द मदर ऑफ द नीड। जो कोई भी इनोवेशन होती है वो कोई हमारी चैलेंजेस की या तो नीड से ही उसका जन्म होता है। जो रिसर्च होता है वो हमको कोई पेन होता है या तो हमारी कोई नीड, जब जरूरियात कोई ऐसी उभी हो जरूरियात होती है, इसके बेस पे ऐसा रिसर्च होता है। तो मैं ये जो अभी कोविड-19 है वो हमारी चैलेंज है, उसको मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ। आज फूड बिजनेस ऑपरेटर या तो फूड इंडस्ट्रीज की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चैलेंजेस आई है उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फूड इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो है मैन पावर, बिकॉज द फूड इंडस्ट्री इज द हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो एक फूड बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे एडॉप्ट करें, कैसे ऑटोमाइजेशन करें, कैसे मिनिमम लेबर की जरूरत पड़े और अपनी इंडस्ट्री चला पाए। ये सबसे बड़ी
एक अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर जो भी उसको स्टेप्स लेना पड़े वो करना चाहिए। अगर हमारी बात करें तो जब लॉकडाउन हुआ सेम टाइम हमारी मैंगो सीजन शुरू हुई, तो हमने शुरू में टारगेट रखा था कि भाई दिस ईयर वी कैन प्रोसेस ओनली द 25% ऑफ द लास्ट ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमने ऐसा तय किया था कि 25% ही हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक हमने एक पॉलिसी बनाया कि बाहर से जो लेबर आते थे वो सब चले गए और ये आने के लिए राजी भी नहीं था। गवर्नमेंट का वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रिंजेंट था कि वो आने का लिए कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो हमने एक पॉलिसी बनाया कि जो लोकल लेबर को ज्यादा प्रमोट किया। तो 25% हमने जो टारगेट रखा था कि पिछली साल की कंपैरिजन में हम 25% अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाए तो भी अच्छा है, जो कि पूरे गुजरात में नहीं पूरे इंडिया में आप किसी को पूछो कि ये साल सबसे बड़ा इंडस्ट्री चलाने में जो दिक्कत आई है दैट इज द लेबर इश्यू। मैं खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी कंपनी में, दोनों कंपनी में आज लेबर का कोई इश्यू ही नहीं है। हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि लेबर को इतना एक फाइनेंशियली थोड़ा हमने सपोर्ट किया है और उसको थोड़ा एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि आज दोनों कंपनी में लेके मोर देन 350 वर्कर्स आर देयर और दिस मैंगो सीजन वी हैव अचीव्ड 90% कैपेसिटी ऑफ द लास्ट ईयर। जो हमारा 25% का हमने किया था टारगेट अचीव करने का एक प्रोविजन रखा था, वो 90% तक हम पहुंच पाए। तो मेरा ये कहना है कि ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में। तो एंटरप्रेन्योर का ये एक रोल है। दूसरा एक है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में एक लिंकेजेस रहता है। वी आर इन द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, जो फार्मर के साथ डायरेक्ट हमारा लिंकेजेस रहता है। तो फार्मर जो प्रोड्यूस ग्रो करता है वहां से कोई इंडस्ट्रीज के साथ कोई लिंकेजेस नहीं है। तो ऐसे एक कोविड-19 की वजह से एक सबसे बड़ा एक आया कि जिसकी वजह से फार्मर को पूरा प्राइस भी नहीं मिला, एक जो एक लॉजिस्टिक की चेन टूट गई और इंडस्ट्रीज को माल नहीं मिल रहा था। लेकिन ये एक जो अगर डायरेक्ट फार्मर टू प्रोसेसर का एक लिंकेजेस अगर सही ढंग से कर पाए, जैसे कि एडवांस कंट्रीज में काफी है, मिल्क इंडस्ट्रीज में भी काफी है, ये अगर कर पाए तो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू ये आया है कि जो चाइना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। तो आज हमको इसको अगर अपॉर्चुनिटी में अगर कन्वर्ट करके सोचे तो अगर चाइना जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सेम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इंडिया एज वेल। तो अगर हम उसको कैसे कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोसेस करें, कैसे क्वालिटी मेंटेन करें, कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें कि जो चाइना को कॉम्पीट कर पाए। आज ये सिचुएशन हुई है कि जो चाइना की एक इमेज हुई है इंटरनेशनल मार्केट, हम लास्ट एक वीक से देख रहे हैं कि भाई काफी इंडियन इंडस्ट्री ने, काफी इंडियन सिटीजन ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है। तो ये सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि इंडिया को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो चाइना के प्रोडक्ट का जो अगर बहिष्कार हुआ तो इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा एक स्कोप मिलेगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चौथा मुझे ये लग रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जितना वेस्टेजेस हो रहा है उसको अगर प्रोसेसिंग में कन्वर्ट किया जाए तो लॉसेस कम हो सकता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो 30 to 40% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो डिटोरिएट हो जाता है, बिगड़ जाता है ड्यू टू द lack of the processing facility, lack of the infrastructure, lack of the transportation facilities, lack of the handling facilities। तो ये हमारे पास जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसको कैसे मैक्सिमम प्रोसेस करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके कैसे हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए, तो एक हमारे फार्मर के लिए या तो पूरी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। चौथा पॉइंट मुझे एक ये लग रहा है कि जो फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो फार्मर जो ग्रो कर रहा है, लेकिन आज तक इंडियन फार्मर की सिचुएशन ये हुई है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, या तो वो जो उसकी मेहनत का जो उसकी जो मेहनत है उनके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। एक ऐसा लिंकेज बनाया जाए, एक ऐसी बैकवर्ड लिंकेज बनाया जाए कि जो फार्मर से लेकर डायरेक्ट कंज्यूमर को, या तो फार्मर से लेकर डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जो पूरी चेन ऐसे सिस्टम ऐसे बनी जाए कि जो मिडलमैन है, नंबर ऑफ होलसेलर है, ट्रेडर्स है, रिटेलर है, वो कैसे निकल जाए, तो जो मैक्सिमम फार्मर को प्राइस मिले और कंज्यूमर को सस्ता मिले। ये अगर जो लीकेजेस जो बीच में है वो अगर मिनिमाइज किया जाए तो ये कोविड-19 के बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें दोनों को विन विन सिचुएशन होगी
और कंज्यूमर को भी सस्ता पड़ेगा और फार्मर को मैक्सिमम प्राइस मिलेगा। अभी जो काफी सारी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि आज पहले ऐसा था कि जो सपोज कि रुपिन भाई ने अभी बताया कि वो उसकी पूरी टीम है, वो जो कोई मशीन बना रहा है और वहां से कोई ट्रेडर को दिया है, उसने कोई होलसेलर को दिया है, वहां से कोई इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल ये जहां से बना रहे हैं वहां से कोई इंडस्ट्री के साथ एक एसोसिएशन करके डायरेक्ट अगर वहां पे कर पाए तो एक अच्छी सर्विस भी दे पाएगा और अच्छा प्राइस पे भी इंडस्ट्रीज को दे पाएगा और अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होएगी तो और एक्सप्लोर मिलेगा और मार्केट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोविड तो एक हमारे लिए एक एग्जाम थी, हमारे लिए एक चैलेंजेस थी, लेकिन उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए कि जैसे विन विन सिचुएशन हो के सबका साथ सबका विकास हो पाए। थैंक यू वेरी मच। Wow, super. That is very true. Piyush ji has something to add on. I would request Piyush ji, आप अपना mic unmute करके please. हाँ, मितेश जी है ना, एक फार्मर के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में मतलब डायरेक्ट फार्मर और इंडस्ट्री को कैसे हो सकता है उसके बारे में शायद मितेश जी बता सकेंगे। That would be wonderful for sure. जी मितेश जी, please add on to that. बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि फार्मर्स को अपने हिसाब से जो पैसे नहीं मिल रहे, काफी उसकी कंप्लेंट्स भी आ रही थी। और इस कोविड में मैंने जो आपको पहले बताया, कोविड बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा समय लेके आया है। उस बीच में जो नुकसान हो रहा था फूड इंडस्ट्रीज को या फूड के फार्मर्स को, तो उसका एक डेटाबेस हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और उस टाइम हमने कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट से डेटा लेके कौन सा फूड कहाँ पे पड़ा है, वो सब फूड हमने इनको स्ट्रीमलाइन करके जितने भी फूड प्रोसेसर्स थे या जिनको भी नीड थी उनको हमने ये कोविड के टाइम में एक स्पेशल परमिशन लेके बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज को हमने इसका अवेलेबल कराया है। हम लोग कई लोग ये सोचते होंगे कि ये फूड का वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसमें मितेश भाई का क्या रोल है। हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और फूड इंडस्ट्रीज में हम लोग जीएसटी से पहले जुड़े हुए थे। जब फूड एंड सेफ्टी एक्ट आया था उसी टाइम से जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें हमारे साथ राठौड़ साहब थे जो मीरा कंसल्टेंसी से हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सारी चीजों पे हमने काम भी किया है। और आज भी अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी एपीएमसी को बाहर निकाला, मतलब फार्मर्स को डायरेक्ट सेलिंग का जो परमिशन दिया गया है, उसमें हमारा मतलब हमारी जो संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, उसका बहुत सारा प्रेजेंटेशन था और उसी टाइम पे हमने सरकार को बोला है कि ये बीच में जो लोग होते हैं उसकी वजह से फूड बहुत खराब हो जाता है और उससे हमें ये देश में बहुत नुकसान हो रहा था और उसकी वजह से ये लोग ने टाइमिंग ये निकाला हुआ है नोटिफिकेशन, लेकिन इसको अभी आगे जाके ये परमानेंट हो जाएगा ताकि फार्मर डायरेक्ट फ्रूट प्रोसेसर या डायरेक्ट अपनी मंडी से अपनी खेत से अपना पूरा माल जो भी चाहे वहां बेच सकता है, तो उसको अपना पूरा दाम मिल सकता है। तो हमने इसके ऊपर और बहुत काम किया है और आगे भी हम लोग बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे फूड इंडस्ट्री से हमें फीडबैक आते हैं उसी तरह हम भी, हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो दिल्ली बेस्ड है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो लोग इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उस पर रिसर्च करती है और फाइनल रिपोर्ट जो बनता है वो हम दिल्ली ऑफिस में हम लोग सबमिट करते हैं। Superb. Suraj ji had something to add on. Suraj ji? Yeah, I agree with the मितेश भाई जो उसने बताया ना कि भाई एपीएमसी एक्ट जो हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर जो एक्ट हुआ था उसमें काफी मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो एक अच्छा स्टेप्स लिया है मितेश भाई और पूरी टीम ने कि एपीएमसी एक्ट में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं कि एज ए फूड इंडस्ट्री वी आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द फार्मर्स। फॉर एग्जांपल वी आर द मैंगो पल्प मैन्युफैक्चरर, तो जहाँ पे केसर जो है वो वी आर बाइंग फ्रॉम द तालाला सौराष्ट्र एरिया, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो जब हम वहां से प्रोक्योर करते थे तो मुझे बराबर याद है कि 2005 में जब मेरी पहली ट्रक यहाँ पे आई थी तो नवसारी एपीएमसी का जो यहाँ पे जो हमारी जो एरिया आता है वो नवसारी एपीएमसी एक्ट के नजदीक आता है।
तो नवसारी एपीएमसी वालों ने उसका विरोध किया कि यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एपीएमसी की शेष आपको पे करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो फार्मर्स और इंडस्ट्री का जो लिंकेजेस है, इसके लिए ये जो गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन आगे का पुराना चला आता है वो एक स्पीड ब्रेकर है। तो उसमें जो एक्ट में अभी काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी और इंप्रूवमेंट के लिए काफी सारे एसोसिएशन एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से फार्मर डायरेक्टली सप्लाई टू द कंज्यूमर, फार्मर डायरेक्टली सप्लाई टू द सुपरमार्केट, फार्मर डायरेक्टली सप्लाई टू द इंडस्ट्री। तो जिसकी वजह से जो लीकेजेस है या तो बीच में जो ट्रेडर्स है उसका निकल जाएगा और इसको अच्छा प्राइस मिलेगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम सब जब बाजार में कुछ लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बारी बारी देता हूँ कि कोई भी फार्मर कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करते हैं, आज हम सब जो पेनालिस्ट है, जो व्यूअर है, वो सब जानते हैं कि कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल आज हमको 60 से लेके 150 रुपीज के नीचे उसका प्राइस नहीं मिल रहा है, पर किलोग्राम की बात कर रहा हूँ। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर फार्मर ग्रो करता है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि उसको 10 या तो 15 रुपये से ज्यादा उस प्राइस नहीं मिलता। जो गैप है 10-15 रुपये से लेके 150 रुपये का, 10 टाइम्स का जो गैप है, वो सब जो गैप है वो जा रहा है लीकेजेस में। लीकेजेस दैट मीन्स जो लोकल वहां का दलाल रहता है, ट्रेडर रहता है, होलसेलर रहता है, रिटेलर रहता है। ये में फ्रूट्स वेजिटेबल में सबसे ज्यादा इफेक्ट इसीलिए होता है कि वो हाईली पेरिसेबल, और ज्यादातर फार्मर इतना क्वालिफाइड नहीं है, इसके पास इतना विजन नहीं है, इसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा सफर करता है। एक हमको एग्जांपल हम अगर बात करें ना, तो मिल्क इंडस्ट्रीज में ये काफी इंप्रूव हुआ है, और मिल्क इंडस्ट्रीज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन में एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है कि जो इंटीरियर गांव में कलेक्शन सेंटर बनाया है कि मिल्क वहां पे जो प्रोड्यूस होता है वहां से वहां की मंडी उसको कलेक्शन करती है, कलेक्शन करके नियरेस्ट मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर को अगर 40 रुपये लीटर जो मिल्क का प्राइस रहता है, तो आज आपको और मेरे घर में 50-55 रुपये में आ जाता है। दैट मीन्स ओनली 25 एडिंग टू द रियल वैल्यू, जो फ्रूट्स वेजिटेबल में 10 टाइम्स होता है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कंपैरिजन में मिल्क काफी हैंडल करना मुश्किल है, हाईली पेरिसेबल है, तो भी उसमें 25% ही वैल्यू एडिशन या तो जो एड होता है, जो लॉजिस्टिक का खर्चा, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 10 टाइम्स होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट या तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो लीकेज उसको कैसे मिनिमाइज करे। तो ये कोविड की वजह से ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी किया जाए, ऐसी कोई लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया जाए कि ये लॉसेस कैसे मिनिमाइज करे और कैसे फार्मर को ज्यादा प्राइस मिले और कंज्यूमर को कैसे सस्ता मिले। थैंक यू। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी यहाँ पे कि मेरे पास एक्चुअली जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे मेरे सारे पैनलिस्ट मेंबर्स के लिए, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस डज, कि आप लोग को इतना पैशन है फूड इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, दैट वी आर गेटिंग all the answers without the questions, and I am so glad that this is happening. ये इतनी प्यारी बात है कि आप सभी पैनलिस्ट मेंबर्स अपना दिल खोल के अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें बता रहे हैं, and we are getting some wonderful comments in this comment section too. I'm requesting all the viewers, put down your questions. आपके कोई भी questions है, we're going to take as many as we can. My next question to all my panelists over here is going to be, we've already spoken about कि हम हमारे farmers को और हमारे farmer organization को कैसे support कर सकते हैं और कितनी सारी चीजें अब उनके लिए हो सकती है. So I would like to know that what, according to you, how can we support local Indian machinery systems? हम farmers को support कर रहे हैं आज, हम APMC market से we are taking this local farmers to getting vocal about them in various ways. But what about the Indian machinery? How can we integrate that today into the hospitality industry? और कैसे Indian local machinery को हम और बढ़ावा दे सकते हैं within the hospitality industry? I would request Mr. Rupin Dalal to please start this question. हेलो। हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के लिए जो ऑटोमेशन की बात की, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी फार्मर भी यूज़ कर सकते हैं।
अभी फार्मर टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे पैकेजिंग में ऑटोमेशंस वगैरह हो रहे हैं वैसे हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ 100% करना चाहिए। अभी जैसे सूरज भाई ने बताया वैसे फार्मर टू एंड यूज़र कस्टमर, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेगा पार्क फूड पार्क रेडी किए हुए हैं कि उनका कॉन्सेप्ट वही है कि वो फार्मर की डायरेक्ट प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में दे पाए। उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे रही है, फार्मर को उसको यूज़ करना है और यूज़ करके डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे सप्लाई करना है जहाँ पे वो सप्लाई करना चाहते हैं। मतलब उसी के लिए उन्होंने मेगा फूड पार्क ऐसे पार्क्स को परमिट दिया हुआ है। अपने नियर बाई यहाँ मांगरोल में भी एक मेगा फूड पार्क रेडी हुआ है, उनका वही कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज है वो आपको मैंने शेयर कर दिया। तो उसका बेनिफिट फार्मर ले सकते हैं और टेक्नोलॉजी तो 100% यूज़ करनी चाहिए, जैसे पैकेजिंग में वैसे ही प्रोसेसिंग में भी, और वैसे ही फार्मर साइड भी करनी चाहिए। बाकी इनको ज़्यादा नॉलेज होगा सूरज भाई को फार्मर टेक्नोलॉजी के बारे में, वो टेक्नोलॉजी मेरी नहीं है मैडम, तो उसके बारे में इतना ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा। वेल बट आई एम श्योर कि आपने जैसा अभी मेंशन किया है कि इवन एक फार्मर भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है और आज की टाइम में उसे करना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी न्यू थिंग फॉर हिम। जी, एंड एब्सोल्युटली वेरी ट्रू कि काफी लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी विद इन ऑल एज स्मॉल एज पॉसिबल, पर वो आज यूज करते हैं जो हम देखते हैं। सो दैट इज वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच रुपिन जी। आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट मिस्टर चिंतन जी to please chip in over here and tell us about. जी, I'm sorry रुपिन जी, हाँ जी। एक मिनट में कहना चाहूँगा, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया, फार्मर को डेफिनेट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। एक्चुअल में इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी का ही है। हम वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे, हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाकी यहाँ पे मैन पावर है, यहाँ पे विजन है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक वो टेक्नोलॉजी पहुँची ही नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेट करना चाहिए। आज फार्मर एजुकेट नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए डर रहा है। अभी फार्मर लाइन में थोड़ी ये नॉलेज है कि जैसे पेस्टिसाइड प्रोडक्ट, बायो एग्री प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट के अंदर भी उनको इतना नॉलेज नहीं होने से वो इतना फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सबके पीछे गवर्नमेंट को फोकस करके उनको सपोर्ट करके मेनली तो उनको एजुकेट करना है, जिससे वो टेक्नोलॉजी और ये सारी सिस्टम को यूज कर पाए। बाकी इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, वो सबसे बेस्ट प्रोड्यूस कर पाएगी, और जो सबसे बड़ी डिमांड है वो रोटी की डिमांड है, तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम कोविड-19 में सर्वाइव कर पाए बिकॉज हम एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी के पास हमें नहीं जाना है, हमें कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज यूएस हो या जितनी भी डेवलप कंट्री हो, उनके पास ये चीज़ें नहीं है जो चीज़ अपने पास है। हम अपनी चीज़ों को क्यों डेवलप नहीं करें? हम टेक्नोलॉजी को जो एडॉप्ट कर रहे हैं बाहर से, वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ग्लोबली आप कोई चाइना की टेक्नोलॉजी अच्छी है और आपने ले ली, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। उसको यूज करके हमें इंडिया को डेवलप करना है। और हमें जो मेन प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर, फूड, आज फूड आप देखिए कि अपने पास कितना सारा फूड है, वो फूड को हमें यूज करना है। आप यूएस फूड एक्सपोर्ट कीजिए, उनके पास से टेक्नोलॉजी ले लीजिए। आप भले ही मोबाइल एप्पल का यूज करें, कोई इश्यू नहीं है, हमें एप्पल की कंपटीशन में आना भी नहीं है। फूड होगा तो एप्पल भी आ जाएगा। उनको हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये विजन इंडिया को लाना, जो आज से सालों पहले गांधी जी ने कहा था, वही चीज हमें करनी है। हमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसी की डिमांड है वर्ल्ड वाइड, जो कोविड-19 में प्रूव हो गया कि और कुछ हो कि नहीं हो, लोगों को रोटी की डिमांड है, तो उसी के पीछे फोकसिंग करना है। तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप आ जाएगी, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। ऐसा एक मेरा इकोनॉमिकल सोच है कि डिमांड है, वो डिमांड को ही फुलफिल करो, वो सबसे बेस्ट है। नई डिमांड क्रिएट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें मोबाइल बनाने की जरूरत नहीं है। हम फूड के पीछे कॉन्सेंट्रेट करें, हम उससे पूरा सर्वाइव कर लेंगे और काफी डेवलप्ड हो जाएंगे। ऐसा मेरा एक पर्सनल सोच है। बाकी लोगों का जो भी हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें अपने पास जो है उसके ऊपर फोकस करना है। बाकी तो ये सब पैनलिस्ट फूड इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं और काफ़ी बड़े हैं, तो उनको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अभी ये जीवराज 85-90 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, उनको क्या हमें बोलना है।
और वो भी डायरेक्ट एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया है भाई टी गार्डन्स क्या है, कहाँ से बाई करना है, तो वो उसी को डेवलप नहीं करें। आज टी गार्डन्स डेवलप कर सकते हैं आप, और ज़्यादा उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड टी की एक्सपोर्ट हो रही है, तो और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी। हम क्यों चाय से पैसा नहीं कमाएं, हम क्यों अलग चीज़ों के पीछे फोकस करें। आज हमारी मशीन भी एक्सपोर्ट हो रही है। चाइना और इंडिया की कंपैरिजन में जो ब्रांड वैल्यू है वो चाइना से काफ़ी बेटर इंडिया की है। लोग फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया को देते हैं। अभी मेरी एक मशीन पूरी एक सिस्टम मंडे को यूएस डिस्पैच हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो आज यूएस में भी हमारी मशीन जा रही है। वो लोग चाइना से भी कोटेशन लेके बैठे हैं, लेकिन चाइना की कंपैरिजन में फर्स्ट प्रेफरेंस वो इंडिया को देते हैं। तो इंडिया एक ट्रस्टेबल कंट्री है, रिलायबल है, जो लोगों को आइडिया है। अभी हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करके उसको आगे डेवलप करना है। ओके, थैंक्स। That is very true, रूपिन जी। जैसा आपने कहा कि इंडियन की जो इंडियन मेहनत है, इंडियन की जो लेबर एफर्ट है, वो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से जानी जाती है। एंड जो आपने कहा वो 100% की बात थी, that as individuals of the market, of the industry, the best way to support local Indian machinery and spread it wide out is by educating all the people that we can. And that's exactly, I think, what we're doing over here today also. अब मैं चिंतन जी से पूछना चाहूंगी, sir, what would you like to add? वोकल और लोकल जो मोदी जी ने नारा दिया है पेंडेमिक में, आई एम नॉट सो मच अवेयर अबाउट फार्मर्स, बट आई एम डू अवेयर अबाउट टी गार्डन्स। टी गार्डन्स वन वे वो आप फार्मिंग ही बोल सकते हैं, बट वी यूज अ डिफरेंट वर्ड, दैट इज टी गार्डन्स। एंड फॉर टी इंडस्ट्री, वोकल फॉर लोकल सबसे बढ़िया एग्जांपल है। वी आर द बेस्ट ब्लैक टी मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस आफ्टर वाटर इन इंडिया। और कोई चीज नहीं है, चाय है। लेट मी मेक इट क्लियर। लोगों के दिमाग में अभी भी कुछ और चल रहा है, लेकिन इट इज टी। इंडिया का जो लेबर क्लास है, यू वोंट बिलीव, बट मोर देन 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंड ऑन टी इंडस्ट्री, वेदर इट इज गार्डनर, यहाँ के पैकेटियर्स हो गए हम लोग, या फिर नीचे जो टपरी वाले, चाय वाले। सो टोटल इंडिया का ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन टी इंडस्ट्री। And the machineries which they are using right now to produce the best teas, सबसे पहली बात है, वहां के जो लेबर्स है, they are plucking tea by hand, वहां पे कोई मशीनरी नहीं यूज हो रही। that is the art which they are using। उसके बाद जो स्टेजेस है, that is CTC का जो प्रोसेस होता है, क्रश, टेयर एंड कल, वो हर एक मशीनरी इंडियन मेड ही है, कोई बाहर की मशीनरी नहीं है। और वो इंडियन मशीनरी के थ्रू ही वी आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड। वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक टी टू अदर कंट्रीज। और डे बाय डे कुछ ना कुछ चाय में नई चीजें कर ही रहे हैं। अब वहां से लेके नीचे के लेवल तक वेंडिंग मशीन आ गया, जहां पे जस्ट ऑन अ प्रेस ऑफ अ बटन यू गेट योर कप रेडी। ना वो बनाने की झंझट, ना और कुछ, just press it and you will have 2, 3, 4 beverages, whatever you like. So Indian machinery is definitely playing a vital role। और vocal for local से लेके आगे जाके, जैसे रूपिन जी ने भी बताया कि वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो लोकल टू ग्लोबल वो विजन भी हम लोग रख सकते हैं, और वो ऑलरेडी फुलफिल हो ही रहा है। That's all from my side. Wow, wonderful. Absolutely very true that we have to go local for local, and very soon looking at, as Mitesh ji had said, कि हमें लंबा देखना है, and Chintan ji has put that right across, that local has to go global. So I think that is a wonderful thing. My next question, for which I would request Mitesh ji to give us his views, would be that what is the major role of MSME business in the food industry today? आपके हिसाब से MSME का रोल क्या है हमारी फूड इंडस्ट्री में? I would request Mitesh ji to please unmute his mic. क्वेश्चन बराबर सुनाई नहीं दिया। मितेश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि MSME बिजनेस जो है वो फूड इंडस्ट्री में क्या रोल खड़ा करता है, क्या रोल होता है? देखिए, MSME का जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, और अभी कोविड में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें सरकार ने MSME का डेफिनेशन भी बहुत सारा चेंज किया है। either it is a labor, number of labor, either it is a value of the turnover,
मेरे हिसाब से एमएसएमई में बहुत सारी स्कीमें हैं अभी गवर्नमेंट ने दी हुई है। आपको एक प्रोफेशनल आदमी को हायर करके उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम में अप्रोप्रिएट बैठ पाते हैं और इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। एमएसएमई आज की डेट में बहुत कम लोगों को पता है कि जो रिटेल सेक्टर है, जो आउट ऑफ एवरी इंडस्ट्रीज जो रिटेल सेक्टर है वो जीडीपी का 49% शेयर है उसका टोटल इंडिया के जीडीपी में, और वो जो रिटेल सेक्टर है वो सीधा एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ है। तो एमएसएमई और रिटेल सेक्टर का एक बड़ा भाई है। तो एमएसएमई को जितना हम लोग सरकार से मिलके, अभी भी वो लोग बहुत ओपन है, नितिन गडकरी जी पूरा ओपन है, आप जितने भी सजेशंस दे उनके ऊपर पूरा उनका अध्ययन रहता है। मैं हमेशा ट्विटर पे ट्वीट करता रहता हूँ, उनको जो भी मुझे अच्छे सजेशंस लगते हैं वो मैं भेजता रहता हूँ। और मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस कोविड का इसके रिलेटेड ही मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि कोविड के दरमियान हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड में सरकार ने हमें कहा कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उनकी बिल्कुल भी पूरे इंडिया में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें इसलिए कहा गया कि हमारा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड है वो पूरे देश में 29 राज्यों में फैला हुआ है। तो हमारा हर एक आदमी एक स्टेट में है और उनकी अपनी खुद की बॉडी है वहां पे वर्क करने के लिए। तो जब पीयूष गोयल हमारी वीसी में आए तब उन्होंने बोला कि हमें ये करना है, तो हमने इमीडिएटली एक ग्लोबल लिंकर करके एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है उनसे बात करके हमने एक किराना लिंकर करके एक वेबसाइट ओपन की, जो कि कोविड में हमने सबको घर पे जो रिटेलर थे लोकल, जैसे यहाँ पे एवी सन्स है, धीरज सन्स है, इसी तरह हमने हर जगह पे उनके लोकल को वहां पे ऐड किया और उनको बोला कि हमने कि आप आपके कस्टमर को आपकी लिंक भेजे। वो लोग ने अपने वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर किया और लोग ने उनको मटेरियल डिलीवरी किया। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमने उनको बताया तब हमें उन्होंने बताया कि हम ये आगे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने पीयूष गोयल से बात की और उन्होंने हमें डीआईपीपी से कनेक्ट कराया और हमने अभी ई भारत मार्केट करके लॉन्च कर रहे हैं। ये शायद हम लोग जुलाई एंड या अगस्त में लॉन्च करेंगे, जिसमें सुई से लेके एरोप्लेन तक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी आदमी कोई भी चीज खरीद सकता है। और जो आदमी वहां पे अपनी दुकान बनाएगा उससे हम कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर आपको आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान बनानी है तो यू जस्ट कॉल मी, आई विल गिव द लिंक एंड कंसर्न पर्सन नंबर, वो आपकी दुकान अपने आप खोल के दे देगा। तो अभी हमने बेसिक जो काम लिया है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट पे लिया है, उसके बाद में हम धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि एमएसएमई की डिपार्टमेंट से हमें बहुत पूरा सपोर्ट है और वो लोग बहुत ही ओपन है। तो मेरा आप सबको जितने भी पैनलिस्ट है या जितने भी व्यूअर्स है, मैं उनको यही कहूंगा कि आपका जो भी सजेशंस है आप हमें cat@gmail.com पे डालिए, हम लोग उसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे और हम लोग पूरा उसको कंक्लूड करके डिपार्टमेंट में हम आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसे हमारी इंडस्ट्रीज को, इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। Superb. That was some very insightful information जो हमें यहाँ पे मितेश जी ने दी हुई है। I'm going to go quickly to my next question, which is one of the most yes. So we have Chintan ji who'd like to first say something. Chintan ji, you can please unmute your mic. मितेश जी ने काफी अच्छा बताया एमएसएमई के लिए, लेकिन एक छोटा सा सजेशन है, जैसे वो काफी एसोसिएशन जो जुड़े हुए हैं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप जब अभी मिले तो एक मैसेज कन्वे कीजिए कि हमारा एफएसएसआई सर्टिफिकेट उस लेवल से स्ट्रांग बने कि फिर एक्सपोर्ट्स के टाइम जो इतने अलग अलग कंट्रीज वाइज जो सर्टिफिकेट्स लेने हैं उसकी जगह अपना एफएसएसआई ही इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो सिर्फ एफएसएसआई रखे और फिर वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों का एक्सेप्टेंस आ जाए। बिकॉज एवरीवन इज नो दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हिच आर ओवर हियर दे आर सर्विंग द बेस्ट क्वालिटीज, जो बेस्ट में पॉसिबल है उसी में मानने वाले लोग हैं, कोई बेस्ट से नीचे वाला है ही नहीं। फिर भी हमें, जैसे सूरज जी ने बताया कि उनके 2 सर्टिफिकेट, वहां के यूएस के सर्टिफिकेट्स अलग है, तो ये सब हेडेक की जगह पे कोई एक जनरलाइज सर्टिफिकेट हो जिसको दिखाने के बाद, जैसे आईएसओ
एक्सेप्टेड है कई जगह पे, बट व्हाई कांट वी मेक एफएसएसआई सो स्ट्रॉन्ग कि सिर्फ उसको दिखाने के बाद ही हमारा कोई भी कंट्री के लिए एंट्री बहुत इजी हो जाए. सो जस्ट डिस्कस ऑन दिस थिंग कि कैसे वी कैन कम आउट. Very true, very true. And Mitesh ji has something to add on to that. चिंतन भाई, हम लोग ने इसके ऊपर पहले भी काम किया हुआ है और प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ इसमें फिर इतने सारे नॉर्म्स आ जाते हैं कि जो छोटा आदमी है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है और वो नहीं होने की वजह से उनको आगे अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स आता है. इसलिए वही टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने सरकार को थोड़ा इसको लिबरल का बोला हुआ है कि भाई जिसको जो कंट्री में जाना है उसके वहां के हिसाब से वो अपना नॉर्म्स के हिसाब से वो अपना सर्टिफिकेशन कराए तो वो बढ़िया रहेगा. ताकि क्या है कि अगर पूरे वर्ल्ड में हम एक ही सर्टिफिकेशन के लिए अगर हम ट्राई करें तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे यूएस में जो नॉर्म्स है वो यूके में नहीं चलते या यूके में जो नॉर्म्स है यूएस में नहीं चलते. वो थोड़ी टेक्निकल इश्यू आता था, इसलिए हमने इस मैटर को अभी फिलहाल के लिए थोड़ा पेंडिंग रखा हुआ है प्रेजेंटेशन में. थैंक यू वेरी मच. Very well. That is brilliant, and I'm sure कि in the coming future, if we are all going vocal for local, तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे rules and regulations की जो चीजें आ जाती हैं are definitely also going to take a lot of leaps and bounds and are going to only be advantageous for every industry, especially for such an essential industry like the food and the hospitality industry. Well, going to my next question, this question I would like to direct towards Mr. Piyush Salia, Foodmac Asia. Sir, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी that as an individual, आप क्या चीजें देखना चाहेंगे? आप क्या चीजें देखना चाहेंगे in the food industry, in the hospitality industry, as personal hygiene of food handlers, जो खाना हैंडल करते हैं वो लोग की पर्सनल हाइजीन के बारे में आप क्या देखना चाहेंगे या आप क्या चाहेंगे कि वो लोग डेफिनेटली ध्यान में रखें? देखिए, इसमें ऐसा है कि फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, कोई भी हो. सूरत में हम देखते हैं तो संडे के दिन घर पे कोई खाना खाता ही नहीं है, सब बाहर ही खाना खाना चाहते हैं, लाइन लगती है, 1-2 घंटे की वेटिंग रहती है. तो मेन चीज है क्वालिटी. अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो आप इंडस्ट्री में नहीं चलोगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सूरज जी से मैं इस क्वेश्चन पे भी थोड़े से इंसाइट्स चाहूंगी क्योंकि सूरज जी आप पिकल्स की इंडस्ट्री में है जो काफी हद तक हर जो इंसान बनाता है एज मच एज पॉसिबल कॉन्टैक्टलेस हम कर सकते हैं, आप करेंगे आई एम श्योर. बट ये कहीं ना कहीं एक चीज आ जाती है कि आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है टू मेक द पिकल्स, टू पैकेज देम एंड एवरीथिंग. तो आप ऐसी क्या चीजें ध्यान में रखने वाले हैं आफ्टर द लॉकडाउन which could also be to all the other food and to all the entrepreneurs in the food industry that they have to make sure of these things as hygiene for food handlers? अभी ये जो कोविड-19 पेंडेमिक आया ना, तब हमको ये पर्सनल हाइजीन और मास्क ये सब हमको सब वर्ड सुनने को मिला. लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि ज्यादातर हमारे जो पैनलिस्ट है और जो व्यूअर है जो फूड इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं थी. पर्सनल हाइजीन क्या होता है, एटमॉस्फेयर या तो जो हमारी फैक्ट्री की प्रीमाइसिस की हाइजीन क्या रहती है होनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, एप्रोन या तो ग्लोव्स पहनना चाहिए. ये कोई फूड इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. ये वर्ड तो कॉमन था, नॉर्मल था. और रही बात हमारी इंडस्ट्रीज की, तो जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आता है. फॉर एग्जांपल पहले हमारे इंडिया में एफपीओ था, उसी टाइम गवर्नमेंट इतनी लिबरल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर भी इतना लिबरल था कि उसी टाइम सब चल जाता था. आज लास्ट 4-5 साल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो आम आदमी उसको अच्छी तरह से समझ पाएगा. फॉर एग्जांपल आप कोई हाईवे की कोई भी होटल लो, कोई भी रेस्टोरेंट लो, आज से 10 साल पहले जो उसकी सिचुएशन थी, उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन थी, वो देखो और आज देखो. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक लोअर क्लास या तो मिडिल क्लास आदमी अगर उसको चाय पीना है तो वो पहले कोई
टपरी वाले के पास खड़ा रहेगा ना, वहां पे अगर हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है ना, तो वो चाय नहीं पिएगा। मेरा वहां के आप जो कोई हाईवे की होटल लो, कोई रेस्टोरेंट ले लो, उसका आप टॉयलेट बाथरूम की कंडीशन देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हमारी बिलीफ सिस्टम थी कि इंडिया में हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, यहाँ पे सब चलता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो क्वालिटी में बिलीव करता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता है, इंटरनेशनल कंप्लायंस को फॉलो करता है, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी प्रेजेंस है, वो सब क्वालिटी मेंटेन करता है। अगर बगैर क्वालिटी, बगैर हाइजीन है, अगर प्रोडक्शन किया तो उसका माल बिकेगा भी नहीं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल भी नहीं कर पाएगा। और हम सबको मालूम है कि अगर एक कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया, छोटा सा भी इश्यूज आया, तो क्या हो सकता है और कितना नुकसान इसमें होता है। तो ज्यादातर सब एमएसएमई सेक्टर वाले, एमएसएमई सेक्टर में जो भी है, वो सब लोग इतनी केयर करते हैं, इतना ऑटोमाइजेशन भी किया है। अगर ऑटोमाइजेशन जहां जहां पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे पर्सनल हाइजीन या तो अनटच करके कैसे मिनिमम लेबर का या तो मैन पावर का इंटरवेंशन होवे, ओके, उसको कैसे हाइजीनिकली पैक करें, हाइजीनिकली मेंटेन करें, ये सब पैरामीटर करते, तभी ये एक्सपोर्ट होता है। रही बात अनऑर्गेनाइज या तो जो छोटा गृह उद्योग की बात कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब सिचुएशन जैसे टर्न हो रही है, सिचुएशन जैसे इंप्रूव हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे स्ट्रिक हो रहे हैं, उनके हिसाब से धीरे धीरे इसमें भी काफी परिवर्तन आ रहा है और चेंज हो रहा है। तो जो क्वालिटी में बिलीव करता है, जो ब्रांडेड है, जो आगे बढ़ना चाहता है, क्वालिटी में मानता है, वो सब हाइजीनिक सब मेंटेन करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। Very true, very true. I think that was a fabulous take on that concept. अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आना चाहूंगी, और इस क्वेश्चन के लिए हमारे साथ यहाँ पे सूरज जी ने एक बहुत ही बढ़िया सा प्रेजेंटेशन भी हमारे लिए आज लाए हैं, जो हम यहाँ पे आप सभी के सामने शेयर करेंगे। द क्वेश्चन इज, as is our topic for the day, that what are going to be the opportunities after this lockdown? What are going to be the chances? क्या ऐसे chances मिलने वाले हैं in the food and hospitality industries post this lockdown, post COVID-19? So may I please request from the backend team to have the presentation on the screen. And I Yes. would also request Suraj ji to please take over the presentation. Yeah, this is my presentation having the two, I have divided into two parts. One is the challenges and second one is the opportunity. So madam, you have asked the opportunity. So be positive, we directly go to the opportunity because we have already discussed with the challenges. So come to the, I think for fifth or sixth slide. I think sixth. Next. This is also a challenge. Next. This is a challenge. Yes. Next. Just a minute. जो अभी आपने बताया था ना कि एमएसएमई का रोल क्या रहेगा, इसमें ऊपर आपको थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसके पास है 42%। हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो प्रोफाइल है उसमें 42% इज द अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज 25% एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसके पास 33% है। जो आपका क्वेश्चन था ना, ये रुपेन जी को जो उसकी जो इंडस्ट्री है, जो पैकेजिंग मशीन बनाते हैं, इसमें स्पेशल थैंक्स मैं पीयूष जी को भी बोल रहा हूँ कि उसने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो एक फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज को एक जो प्लेटफॉर्म दिया है। ज्यादातर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है वो फाइनेंस रहता है। उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो 2 करोड़ की कोई मशीनरी लाए और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज में चलाए। फाइनेंशियल बजट ही बहुत छोटा रहता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन इक्विपमेंट है, वो अगर यहाँ पे प्रमोट किया जाए, उसका कॉस्ट भी कम रहता है और एक एमएसएमई सेक्टर को, छोटी इंडस्ट्रीज के ये वायबल भी होता है। तो ये काफी अपॉर्चुनिटीज है जो फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जो इक्विपमेंट बनाने वाले जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम बात करें नेक्स्ट, जब हमारा देश आजाद हुआ 1950, उसी टाइम हमारे पास जो फूड ग्रेन है, जो भी फूड अवेलेबिलिटी है, उसकी शॉर्टेज थी, स्केर्सिटी थी।
इसके बाद हमारा जो रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें सबसे पहले हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन। व्हाइट मतलब मिल्क रिवॉल्यूशन, orange that is the fruits and vegetable, blue that is the aqua I mean seafoods revolution। आज हमारे पास इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी हमारे पास सरप्लस है। we have the surplus fruits and vegetable, we have surplus food grain, we have surplus all the oil seeds and all the agricultural product। नेक्स्ट, जो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग सेक्टर है। हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 7.8%, जो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर के बाद सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है वो भी 15% है। फिक्स कैपिटल इन रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज 1.91 lakhs crore। इट्स ए ह्यूज आफ्टर एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसमें स्किल भी आ गया और स्किल भी आ गया। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, so the largest diversified production base we have, our production still 10%, our processing जो अभी हो रहा है 10% ही हो रहा है। जो ब्राजील, यूएस और एडवांस कंट्रीज में 80% हो रहा है, तो 10% से लेके 80% तक पहुंचने में काफी अपॉर्चुनिटीज। वी हैव द ह्यूज अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, फ्रॉम फार्म टू फॉक। अगर फार्मर से लेके पूरी सप्लाई चेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द इन्वेस्टमेंट एज वेल। ग्रोइंग मार्केट, अभी हम आज के जो यंगस्टर की बात करें तो एवरीबडी आर इंटरेस्टेड इन द ई मार्केटिंग, ई रिटेल, तो इसमें भी काफी स्कोप है। कि अभी हमारा एस्टिमेटेड ऐसा है कि $1,000 बिलियन हमारा टारगेटेड है 2020 तक। हमारा इतना जो ई मार्केटिंग रिटेल सेक्टर का फोरकास्टिंग है। तो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड। या देन अपॉर्चुनिटी इन द लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन बेस। हम जानते हैं कि जो इंडियन, अभी बताया कि हमारे पास क्या नहीं है। समझो कि आज इंडिया का जो लोकेशन है, इट्स ए सेमी ट्रॉपिकल एरिया, कि वहां पे प्लेंटी ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सीज, देन ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, काफी सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो रही। वी आर द लीडिंग इन द मिल्क प्रोडक्शन। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। सीरियल, ग्रेन्स, उसमें भी सेकंड एंड थर्ड रैंक पे हमारा है। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द प्रोडक्शन बेस, बिकॉज हमारा जो स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो ओरिजिन है वो स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वन इज द प्रोएक्टिव पॉलिसी सपोर्ट। अब द गवर्नमेंट भी काफी इसमें इंप्रूव ला रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म लिया उससे, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। रेगुलेटरी रिजाइम हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट ने ये जीएसटी इंप्लीमेंट करके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। उसकी वजह से भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, काफी इसमें सपोर्ट हो सकता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि फार्म टू फोर्क, गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क बनाया, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट बनाया, जिसके अंदर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड द फूड वेस्टेजेस। भाई हमारा जो फूड वेस्टेजेस 20 to 40% हो रहा है, उसको भी कैसे मिनिमाइज करे, ऐसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा फिस्कल इंसेंटिव्स भी है, इसमें इनकम टैक्स डिडक्शन है फूड प्रोसेसिंग के लिए। देन जीएसटी का जो रिफंड मिलता है, अगर कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं, मशीन अगर इंडिया में से बाई करते हैं, तो इसके ऊपर जो जीएसटी रहता है वो भी उसको रिबेट मिल जाता है। अगर कोई बाहर की मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का भी बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारे सेलियन फीचर्स की बात करें तो मैंने बताया कि भाई वी आर द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में इतनी खपत रहेगी कि इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना ह्यूज है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए भी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड हमारा इंडियन कम्युनिटी जो माइग्रेट हुई है, तो उसके लिए भी इंडियन जो है उसको इंडियन टेस्ट चाहिए, इंडियन खाना चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए भी वहां ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 14% आउटपुट with only the 5.5% of the total investment.
जो हमारा इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में हमारा आउटपुट वो काफी है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आपको थोड़ा मैं आपको गुजरात का भी बताऊं कि गुजरात की ब्यूटी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is our beauty of the Gujarat. Some of the agriculture products, we are the number one. Cumin, we have the cumin, matlab jeera, जो we have the highest productivity in the country. Fennel, we have the 90% production in the country. Isabgul, जो हमारी monopoly है, medicinal value is high and monopoly in the processing. Date, we have the monopoly in the गिर केसर केली, जो हमारे मैंगो जो वेराइटी केसर वेराइटी है मैंगो की, इसमें हमने जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले लिया है, मिल गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। हमारा जो साउथ गुजरात का बलसा चीकू है, विच इज द हाई डिमांड इन द एंटायर इंडिया। नेक्स्ट वन। दिस इज द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसमें जो हमारे फूड इंडस्ट्रीज के लिए जो भी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसमें आ गई ग्रेन प्रोसेसिंग, कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट, मीट प्रोसेसिंग आ गया, फिश प्रोसेसिंग, एडिबल ऑयल एंड फैट प्रोसेसिंग, sugar and khansari factories, milk processing, fruits and vegetable processing. These are the various opportunity in the various processed fruits and vegetable and processing industries. Next one. Previous one. This is very good slide. This next one. Yes. जो आपने बताया कि क्या चैलेंज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे लोगों का परचेज पावर बढ़ रहा है, लोगों में जो एजुकेशन अवेयरनेस आ रहा है, लोगों का बाहर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बढ़ गया है, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है ना, मेरे हिसाब से अभी जो ट्रेडिशनल फूड हम खाते थे वो जमाना गया। आज लोगों ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि बिकम हाइजीनिक फूड प्रीफर कर रहे हैं। लोगों खाने के में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते। आज हम मोर पल्सिस एंड फाइबर प्रीफर करते हैं। आज हम मोर मिल्क एंड मीट प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है। लेस सीरियल, जो सीरियल कम पसंद करते हैं, जो ज्यादा कैलोरी वाले प्रोडक्ट कम पसंद करते हैं, ज्यादा सोल्टी कम पसंद करते हैं, ज्यादा शुगर वाली प्रोडक्ट कम पसंद करते हैं। जो लोग खाना खाते हैं तो भी कैलोरी काउंट करके ही उसको पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि कितनी कैलोरी है, उनके हिसाब से दे प्रीफर द फूड। रिच न्यूट्रिशन, लोग ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड ज्यादा पसंद करते हैं। एट्रैक्टिव पैकिंग चाहिए, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट चाहिए। ये सब पैरामीटर अगर देखें तो फूड प्रोसेसिंग में काफी अपॉर्चुनिटीज है। ये हम कोविड का एक जो आज महामारी जो वर्ल्ड में है, उसमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज को जो चाहिए उसके कैसे पैकेजिंग किया जाए, उसकी जो डिमांड है वो क्या पसंद कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर प्रोडक्शन किया जाए तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज देयर। नेक्स्ट वन। इसके अलावा जो इंक्रीज इन द डोमेस्टिक डिमांड, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि जो एडवांस कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जहां पे जो भी फूड हैबिट है, जो लोग खाना पसंद करते हैं, जो ट्रेंड है, वो 2-3 साल 5 साल में इंडिया में आ जाता है। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं कि इमर्जेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, अभी जो इंडिया में भी फैमिली न्यूक्लियर हो जा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम, सो दैट द पीपल्स आर प्रीफरिंग द पैकेज फूड एज वेल एज द न्यूट्रिटिव फूड्स, convenient foods, ready to eat food, ready to cook foods, emergence of the convenience foods, spirit of the freedom। आज जो यंगस्टर है ज्यादातर फ्रीडम ज्यादा पसंद करते हैं। चेंज इन द लाइफस्टाइल, मैंने आपको बताया कि सबको आज लाइफस्टाइल चेंज। अभी किसी ने बताया कि संडे को किसी को घर पे खाना नहीं खाना है, तो ये सब जो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट वन। काफी जो टेक्नोलॉजी भी आ रही है फूड प्रोसेसिंग में, मैं इसमें बात करूं तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो फूड इरेडिएशन, इमल्सिफिकेशन, एक्टिव पैकेजिंग, अल्ट्रासाउंड मेथड, ओहमिक हीट फूड्स, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ट्रीटमेंट ऑफ द फूड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये सब टेक्नोलॉजी ऐसी है, इट्स ए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो फूड को नेचुरली किया जाए और इसमें कोई एडिटिव्स ना आए, जो ह्यूमन को हेल्थ को ज्यादा नुकसान ना करे, उनके हिसाब से ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाए ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट। इसके लास्ट जो स्लाइड है ना, वो थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं मैं, दिस वन। यस, अभी एफएसएसआई ने भी जो क्लीन लेबल के ऊपर ये सब कर दिया। फॉर एग्जांपल, इट्स लाइट ग्रीन कलर इज द ईट प्लेंटी, वो फूड के ऊपर ऐसा मार्किंग किया जाएगा, इस फॉर द लाइट ग्रीन फॉर ईट प्लेंटी, green eat often, eat in moderate, that is the light orange, then eat less often orange,
and eat rarely, but not eat more. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्टी है, जो ज्यादा शुगर है, जो ज्यादा कैलोरी वैल्यू है, जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है, वो लोग आज ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो उनके हिसाब से एक लेबलिंग के ऊपर भी ये नॉर्म्स आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FSSAI भी ये रिसेंटली टुक समय में ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है कि जो लेबल के ऊपर हमको ये लोगो बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कैसे पसंद किया जाए। इसके अलावा एक नेक्स्ट साइड है जो गवर्नमेंट का क्या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देते हुए ये स्लाइड जो दिया है। नेक्स्ट वन, दिस इज द ट्रेडिशनल इनोवेटिव फूड चेन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड फूड चेन। नेक्स्ट वन, यस दिस वन, जो अभी गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफी फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उसके ऊपर इंसेंटिव देते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, अपीडा जो एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए काफी इंसेंटिव भी दिया जाता है। मरीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एजेंसी, पार्ड, SFSC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, MEIS जो एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया है। स्टेट गवर्नमेंट काफी इसमें सब्सिडीज है, इंसेंटिव्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी है, एग्जेम्पशन इन द GST है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफी फोकस कर रही है कि कैसे इंडस्ट्रीज को कैसे ज्यादा ग्रोथ किया जाए। नेक्स्ट, थैंक यू। दिस इज द लास्ट स्लाइड and this is the great opportunity in the food processing industry. Thank you. Brilliant, brilliant. That was absolutely fantastic, Suraj ji. And I would request Chintan ji to please unmute your mic and add on to this lovely presentation that we've had. सुपर सूरज भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन डिटेल हर एक चीजें एक्सप्लेन की है। मैं एक सिंपल लोगों को समझ में उस हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटीज का बताऊंगा, क्योंकि मैंने कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स रेडी नहीं किया है। दिस इज द टाइम व्हेन इफ यू मैनेज योर कैश, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। आज अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कैश करंट सबसे ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी उसी के पास बनेगी जिसके पास पैसा है, या वो बैंक से उठा सकता है, व्हाटएवर यू से। मतलब आज अगर आपके पास पैसा है तो इफ यू वांट टू हायर सम ऑफ द एम्प्लॉइज व्हिच यू थिंक दैट इज सुटेबल फॉर माय पोस्ट, और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आज छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जो शायद अपने आप को उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू हायर पर्सन फ्रॉम देयर। You will get some chances to take over some companies, कुछ acquisitions आप कर सकते हैं, कुछ mergers आप possible है। So according to me, these are opportunities are also there कि किसी का existing business चल रहा है जो कितने टाइम से आपके लिए setup possible नहीं था, पर आप वो सीधा purchase कर सकते हैं। So this can be the opportunity। और लास्ट लाइन मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता नहीं पता फिर भी जीत की तैयारी है। आगे का रास्ता नहीं पता फिर भी जीत की तैयारी है, क्योंकि ये एक कप चाय सारी मुश्किलों पे भारी है। थैंक यू। चाय वालों को चाय को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। Very, very true, Chintan ji, ki you have to look at the future, not worrying about the present. That is very true. And I would request Rupin ji to please add on this wonderful conversation that we're having over here. मैं रूपिन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। And what would you like to add? What, according to you, are going to be the opportunities post this lockdown in the food industry? नहीं, अभी जो सूरज जी ने बताया उनकी पूरी बात से मैं एग्री हूँ। और जैसे इनिशियली आपने बताया था कि सक्सेस की कोई फार्मूला, तो एक फार्मूला ये भी हो कि आप एक अच्छे लिसनर हो जाओ। उनकी बात सुन के काफ़ी बढ़िया नॉलेज मिला, काफ़ी कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए जो नॉलेजेबल है। ऐसा नहीं है कि न्यू स्टार्टअप के लिए, हम भी एक न्यू स्टार्टअप है, डेली कुछ नया नया हमें भी इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी इन्होंने एक पॉइंट छोटा सा बताया था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने डोमेस्टिक मशीन्स वगैरह की कुछ बात की थी, तो हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी टारगेट करते हैं।
आज हमारे लिस्ट ऑफ कस्टमर में ऑलमोस्ट 80% अनऑर्गेनाइज कंपनियां हैं कि जिनको हम इकोनॉमी मॉडल बना के देते हैं। तो वो लोग भी अपने एक छोटे से गृह उद्योग में इकोनॉमी मॉडल से ऑटोमेटिकली सब पैकेजिंग कर पाते हैं। जैसे अभी सूरज जी का एक पिकल का काम है, तो उनकी पिकल बेसिक एक छोटी सी बात बताऊं, उनको पता ही होगा कि बहुत सारे स्मॉल स्केल में पिकल इंडस्ट्रियाँ चल रही है। उनके पास उनकी तरह फुल्ली ऑटोमेटिक लाइन या ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक स्मॉल स्केल में एक छोटी सी ऐसी मशीनें दी हुई है कि एक पार्टली ऑटोमेशन मॉडल कर सकते हैं। और हमने तो यहाँ तक किया है कि अपने यहाँ स्वीट नमकीन शॉप्स वगैरह जो है या अपना फरसान की दुकानें हैं यहाँ पे, उन लोगों को ऑटोमेशन में हमने चटनी पैकिंग के लिए भी मशीन दी हुई है, जिससे एक हाइजेनिक चटनी पैक हो जाएगी, मिनिमम मैन पावर यूज होगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ध्यान में लेते हुए हमने ये सारे काम किया हुआ है और हमने 80% तो हमारे कस्टमर वही। तो सूरज जी ने जो बताया वो सही बात है, उनको भी आगे ऑर्गेनाइज होना है और डेवलप होना है, लेकिन उसके लिए जैसे मितेश जी ने बताया एमएसएमई को कुछ सपोर्ट होना चाहिए इकोनॉमिक, उनको भी एक फ्यूचर है, उनको भी एक विजन है, उनको भी एक डेवलप होना है, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है। अभी एमएसएमई में अभी जैसे ये कोविड-19 में जो पैकेजेस वगैरह गवर्नमेंट के डिक्लेयर हुए हैं, ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, थोड़ा जो ऊपर से जो नॉलेज है वो हिसाब से कुछ सब्सिडी कुछ लॉन्स वगैरह इनको मिल रही है, तो उससे भी वो लोग आगे उसमें डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग मशीन सप्लायर है, तो हमारे पास ऐसी काफ़ी डिमांडें अभी आ रही है जिनको गवर्नमेंट थ्रू एमएसएमई की कुछ लोन मिल रही है और वो सब्सिडी इंटरेस्टेड लोन है, तो उसमें जाके वो ऑटोमेशन को एडॉप्ट कर रहे हैं, उनको वो करना ही करना है। अभी जैसे एक जीवराज चाय बहुत बड़ा कंपनी है, एक छोटा चाय वाला आएगा वो भी एक सोच के चलता है कि हमें भी एक ऑटोमेटिक मशीन जीवराज की तरह यूज करनी है, हाइजेनिक और बढ़िया सा प्रेजेंटेशन करना है और पैकेजिंग लाइन बनानी है, लेकिन उनके पास मार्केट भी नहीं है प्लस फाइनेंस भी नहीं है। तो फाइनेंस गवर्नमेंट करेगा तो ऐसी काफ़ी कंपनी और डेवलप हो सकती है। तो एमएसएमई में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और अनऑर्गेनाइज को हमें फोकस करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और रिपीट मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने वहाँ एजुकेशन नहीं है, सबको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन तभी आ पाएगा जब एजुकेट होंगे आदमी। लोग एजुकेट नहीं है, आज भी लोगों को हम कुछ एडवाइस करते हैं या कुछ उनको सजेस्ट करते हैं तो एज अ मार्केटर लगता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। हमें ऐसा नहीं, एक छोटी सी 2 लाख की मशीन हम सेल करेंगे, उसमें कोई हमारी कंपनी को इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन हमारी एक सोच होती है कि ये सिस्टम को एडॉप्ट करेगा तो आगे डेवलप हो पाएगा, वो भी एक बड़ी कंपनी को कॉम्पीट कर पाएगा। और कंपटीशन बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जो जेन्युइन कंपटीशन हो तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, भले वो स्मॉल स्केल से आती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड-19 के बाद काफ़ी न्यू स्टार्टअप वाले हमारे पास आ रहे हैं, अभी जैसे टेक्सटाइल है, डायमंड है, अदर इंडस्ट्रीज जो है उनके पास आज भी इतना वर्किंग नहीं है। एक तो मैन पावर शॉर्टेज प्लस डिमांड, इकोनॉमी का सबसे बड़ा पॉइंट है डिमांड। तो जो डिमांड हमारी फूड इंडस्ट्रीज में अभी है वो डिमांड अदर इंडस्ट्रीज में नहीं है, भले हम उसको इग्नोर करें, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा है कि अदर इंडस्ट्री के लिए ये पीरियड बहुत ही क्रूशियल रहा है, जो हमारे लिए नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल कंजप्शन है वो इस पीरियड में चालू है। जैसे इन्होंने बताया पॉपुलेशन भी एक प्लस पॉइंट है अपना, 130 करोड़ लोगों को आज फूड चाहिए, तो वो फूड इंडस्ट्री उसको सप्लाई कर रही है और उसी के साथ पैकेजिंग रिलेटेड है, प्रोसेसिंग रिलेटेड है, तो उन लोगों को भी उससे बेनिफिट है। आज हमारी डिमांड इतनी बढ़िया है कि आज हम 2 से 2.5 महीने के ऑर्डर्स लेके पैक हो चुके हैं, इतनी हमारी ओवर डिमांड है। हमें ऑर्डर्स लेने में अभी हेजिटेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई है आफ्टर लॉकडाउन 15 डेज में। हकीकत बात यह है कि हम दिवाली तक पैक हो चुके हैं, आज किसी का ऑर्डर आता है तो हमें ये बताना पड़ेगा आफ्टर दिवाली हम सप्लाई करें, इतना हमारा डिमांड हुआ है। उसका रीजन ही है कि फूड इंडस्ट्रीज ग्रो में है और वो ग्रोथ होगा ही होगा फूड इंडस्ट्रीज का, लेकिन अदर इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम है, वो लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो इनके लिए और कंपटीशन आएगी, लेकिन वो जेन्युइन कंपटीशन आनी चाहिए, और जेन्युइन कंपटीशन है तो सबको काम करने में मजा आएगा, राइट। बाकी तो मुझसे ये सीनियर और काफ़ी बढ़िया डेटा इन्होंने दिया है सूरज जी ने, उसके बाद कुछ और पॉइंट बोलने जैसा नहीं है। टेक्निकली उनको पूरा नॉलेज है, टेक्निकली इतना नॉलेज हमें नहीं है, राइट। ओके, बोलिए सूरज जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं एक पॉइंट और रूपेन जी बता रहा हूँ कि आपकी जो मशीनरीज है उसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसीलिए है कि कॉस्ट तो है ही है, क्योंकि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इश्यूज रहता है तो है ही है। इसके अलावा सर्विसेज का है,
फॉर एग्जाम्पल आज कोई एक छोटा स्टार्टअप है, छोटी इंडस्ट्री वाला यूरोप से मशीन लाए, छोटा सा भी प्रॉब्लम आया तो उसको जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सर्विसेज का है वो लोकल इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। मैं एक एग्जांपल ऑलवेज देता हूँ कि सपोज कि राजकोट आज द हब ऑफ द इंजीनियरिंग इन गुजरात, तो राजकोट में काफी सारे इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट बना रहा है, तो उसके लिए ऐसा होता है कि इतनी कंपटीशन की वजह से बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है। तो ये जो लोकल इंडस्ट्रीज में ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि लोकल का जो लेबर कॉस्ट कम होता है, उसकी वजह से उसकी जो इक्विपमेंट रहता है उसका कॉस्ट कम रहता है, और थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक रहता है तो उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी इजी रहता है, सेल्स एंड सर्विसेज भी लोकली मिल जाती है, इसलिए स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मेन मैंने आपको बताया ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इकोनॉमिकल पॉइंट आ जाता है फाइनेंस। तो हमने बताया जैसे हमारी कंपनी 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट कर रही है। अभी जैसे आपने सर्विस पॉइंट यूएस यूके या बाहर से मशीन आती है, हमारी इंडस्ट्री में क्लियर बात बता रहा हूँ, हमें कोई सर्विसिंग एंड पे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। उसका रीजन है हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि एवरी 1 किलोमीटर रेडियस हमारे कम से कम 20 मशीन होने चाहिए, और वो हम कर लेते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्विस इंजीनियर जो सर्विस चार्ज के ऊपर काम कर रहा है वो अनबिलीवेबल है। एक लेबर से भी कम कॉस्ट के ऊपर आप एक एसी रिपेयरिंग वाले को बुलाएंगे, उससे भी कम रेट में हमारे एफिशिएंट मशीन इंजीनियर रिपेयर कर पाता है। उसका रीजन ही हुआ है, इसीलिए वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। यहाँ पे भी गुजरात में भी बड़ी कंपनी है, बॉम्बे में भी है, हमारा भी बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग है, मेन हमारा मैन्युफैक्चरिंग बॉम्बे बेस्ड ही है। तो हम लोग इनके साथ जो कंपटीशन में काम करते हैं, इनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम इतने कम रेट में कैसे सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। अभी जैसे आपका नवसारी सिटी, नवसारी सिटी में कम से कम मेरे 500 मशीन होती है, 500 मशीन। तो हमारा इंजीनियर जाता है तो मिनिमम वो 5 to 6 कॉल अटेंड कर लेता है। आप समझ सकते हैं सर कि उसमें सर्विस कॉस्ट कितना निग्लिजिबल हो जाएगा, जो मशीन कॉस्ट के अगेंस्ट बहुत ही निग्लिजिबल है, जो अफोर्डेबल है छोटी कंपनी के लिए। इसीलिए लोग हमें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जिससे सर्विसिंग कॉस्ट भी उनको मिनिमम हो, मेंटेनेंस मिनिमम हो। तो ये सारे फैक्टर को हमें ध्यान में लेके ही ये सब काम करते हैं। बाकी अनऑर्गेनाइज कंपनी या भले 2 लाख की मशीन ले ली, वो सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाएगी, वो मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है जो हमने अपनी एक अलग सिस्टम से अचीव किया हुआ है, और वही हमारा मेन पॉइंट है। बोलिए चिंता नहीं है। I want to add something. Actually, लॉकडाउन सिचुएशन में मेरे मशीन में भी ब्रेकडाउन आया था, और रुपिन जी को मैंने कांटेक्ट किया था, और ऑन द सेम डे वो मशीन सर्विस हुआ था। आई थिंक 3 या 4 मशीन, सब मशीन मेरे वहाँ उनकी ही लगी हुई है, पर हर एक मशीन में जब भी प्रॉब्लम हुआ है तो सेम डे ही वो सर्विस हुआ है और रेगुलर वर्किंग हुआ है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू रुपिन भाई फॉर दैट। और उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने हमारे वेंडिंग मशीन का ये टारगेट रखा था कि जब भी वेंडिंग मशीन बेचेंगे तो सबसे पहले पार्ट्स और सर्विस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम उनको कॉल करते हैं, ऑन अ सिंगल कॉल वो मशीन रिपेयर हो जाती है और एक भी दिन बन नहीं रहती। तो मैंने वही बोला था स्टाफ को, भाई रुपिन भाई जिस तरीके से करते हैं हमें हमारे वेंडिंग मशीन में उसी तरीके से काम करना है, क्योंकि एक बार हैबिट पड़ने के बाद या एक बार प्रोडक्शन लाइन डिस्टर्ब होगी और अगर वो ठीक से फिर वापस नहीं शुरू हो पाया तो फिर वो बंदा आपको रेफर नहीं करेगा। आज मुझे किसी को मशीन के लिए रेफर करना है तो अनडाउटेडली मैं कैनी कवरेज को ही रेफर करूंगा। Very true, very true. So, for the last bite, I would request Mitesh ji. Mitesh ji, आपके हिसाब से you have already donned so many hats. आप बहुत सारे sectors में भी आप अपना काम कर चुके हैं और आप अभी भी करते हैं. What according to you is going to be the best opportunities for the food industry after this lockdown? थैंक यू प्राची। मैं तो यही कहूंगा कि जो सूरज जी ने जो बताया, मैं तो अभी 2 काम कर रहा हूं, एक मेरा बिजनेस चला रहा हूं और एक ट्रेड की सेवा कर रहा हूं। मैं अभी चाहता हूं कि विद इन 2-3 डेज में सूरज जी को मिलूं और मेरी एक फूड इंडस्ट्री शुरू करूं, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव रहता हूं हर नए काम करने में। लेकिन जहां तक फूड इंडस्ट्रीज की बात है, हर आदमी को अपनी लाइन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ क्रिएशन करना चाहिए, जो और लोग नहीं कर रहे वो करना चाहिए। हमने कई जगह पे
सीखा था, कभी हमने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली थी कि जो पेन है उसको आप अपॉर्चुनिटी में जब कन्वर्ट करते हो तभी आप सक्सेस होते हो। तो हमें हमारी इंडस्ट्रीज का पेन क्या है वो देखना है और उसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो यही कहूंगा जो फूड इंडस्ट्रीज में जो ऑलरेडी ये जो बोल रहे हैं कि 43% या 70% चाइना का जो ये है, और अभी जो कोविड की वजह से जो सारी दुनिया चाइना के खिलाफ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये हम काम कर सके। दूसरा मैं जो व्यूअर्स है वो उनको खास कहना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं, अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग क्लस्टर करके भी काम कर सकते हैं। तो आप 5, 6, 7, 10, 15, 20 लोग मिलके भी एक इंडस्ट्रीज को खड़ी करके एक वर्किंग पार्टनर को अपना पूरा उसका अथॉरिटी देके वो काम भी आप कर सकते हैं। और उसमें मेरे हिसाब से ये जो सूरज साहब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को इसमें मदद भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमें मदद कर सकते हैं। जैसे सूरज साहब है, आज उनकी इंडस्ट्रीज में वो लोग बहुत आगे हैं, उनके पास बिल्कुल रोड मैप होगा कि हमें इसके बाद हमें ये करना है। तो वो हमें बिल्कुल ये बता सकते हैं कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये जगह पे भी आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये काम करिए। तो मेरे हिसाब से क्लस्टर में जो हमें क्लस्टर हो गया, हमें जो काम करना है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स है या जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, जिसको भी इंटरेस्ट है फूड इंडस्ट्रीज में आने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फूड इंडस्ट्रीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। Superb, superb, Mitesh ji. And finally, I would like to come to Piyush ji. और मैं पीयूष जी से पूछना चाहूंगी कि आज की ये पूरी सेशन में we've had such wonderful interaction, we've had such wonderful information that has been passed on. Piyush ji, what would be your last words? How is it going to change, and what is going to be the advantages in the food industry after this lockdown? थैंक यू। हमने ये सेशन 1 घंटे का रखा था, 1-1.25 घंटे में सेशन खत्म कर देंगे पर आप लोगों की इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें व्यूअर्स को मालूम पड़ी। शायद 2 घंटा होने को आया है, फिर भी व्यूअर्स हिल नहीं रहे। और हमारा जो मकसद था कि हम ये प्लेटफॉर्म के वजह से जो इंडस्ट्री में क्या नया आ सकता है वो सक्सेस हुआ है। और अभी ग्रुप में भी हमको इतना मैसेजेस आ रहे हैं कि ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो आप सभी पैनलिस्ट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। आपका अभी तक इतना सपोर्ट तो हमारे लिए रहा है, और ये नया हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपने हमको हेल्प किया, तो थैंक यू। जावेद भाई, आइडिया की दुकान, पैनलिस्ट, राठौर साहब, मेरा कंसल्टेंसी, उनका भी हमको बहुत सपोर्ट रहा है। तो सबको ही दूसरा प्रोग्राम भी हम लेके आएंगे, स्पेशल सूरज भाई का प्रोग्राम लेके आना है कि इंडस्ट्री में जिनको आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उनके लिए भी स्पेशल हम प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। Wow, और थैंक्स प्राची जी, आपने जो संभाला 2 घंटे तक सबको बिठा के रखा और व्यूअर्स भी आपको सुन रहे हैं, तो आपका मेन रोल है। Thank you so much, Piyush ji. Yes, Chintan ji, कुछ कहना चाहते हैं? पीयूष भाई, जस्ट वांट टू नो, आप कुछ वो अभी एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, तो कैन यू जस्ट पुट सम हाइलाइट, 1 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए क्या कर रहे हैं। एंड यस प्राची जी, इट वाज सुपर मेंटरिंग फ्रॉम योर साइड। Thank you, sir. हाँ, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ऑनलाइन एग्जीबिशन का। अभी हो रहा है एग्जीबिशन ऑनलाइन। हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है। अभी हमारा पूरा बैकअप टीम अभी उन पे काम कर रही है, तो शायद आज वो खत्म हो जाएगा। तो हम पूरा कल डिटेल के साथ में हमको आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आपको पूरा डिटेल कर देंगे कि ऑनलाइन से क्या होता है कि आपके साथ एक साथ में 2000-5000 लोग जुड़ेंगे। हम ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। आपको डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट, आपकी फैक्ट्री दिखा सकते हो, वहां तक की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। गुड। ठीक है। Wow, super. रूपिन जी कुछ कहना चाहते थे, I believe. ग्लोबल रीच। रूपिन भाई माइक ऑन करो। रूपिन जी आपको अनम्यूट करना होगा। रूपिन भाई, हाँ जी, रूपिन भाई माइक ऑन करो। I would request you to unmute your mic.
हाँ, हेलो, आवाज आ रही है अभी? Yes. Yes. यस यस हाँ पीयूष भाई, हाँ अभी आपने न्यू स्टार्टअप के लिए ये जो नया कॉन्सेप्ट, ये आइडिया दुकान, ये सब स्टार्ट किया है, उसमें मैं चाहूँगा सूरज जी ने जो बताया, डेटाबेस जो शेयरिंग की है वो सबसे बेस्ट है। उसमें टेक्निकली उन्होंने जो डेटा शेयरिंग की है वो किसी भी न्यू स्टार्टअप के लिए एक अट्रैक्शन है। बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने बताई जो हमारे भी नॉलेज में नहीं है, वो चीज उन्होंने शेयरिंग की हुई है, तो काफी ग्रेट रहा ये। हमारा एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया रहा, हमें भी कुछ सीखने को मिला। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा चिंतन, Thank you so much, Rupin ji. Thank you so much, Chintan ji. Thank you so much, Mitesh ji. Thank you so much, Suraj ji. And Piyush ji, it's been a wonderful, wonderful addition of having you here, not only as a panelist, but also as our supporting sponsors with Foodtech Asia. And we thank you so much heartfully. मैं आप सभी को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद करती हूँ कि आज इतना ज्यादा informative session रहा है, and an event like this coming on such a medium would not have been possible without without all of this wonderful inputs from all of you. Thank you so much. मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दें for such a wonderful event. प्राची, तुमने बहुत जबरदस्त एंकरिंग किया और बहुत मजा आया, और जितनी हो सके उतनी हमने हमारी डिटेल शेयर की। और हमारा नंबर पीयूष जी से ले लीजिए, कभी भी किसी को कोई भी काम की जरूरत है, अब हमें कोई भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Superb, Thank you very superb. much. और यही चीज आई थिंक मोदी जी ने भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है पर सभी को साथ में लेकर चलना है। तो यही कॉन्सेप्ट हम आज इंडिया में, पूरे भारत में कहना चाहते हैं कि everybody is going to be single-handed, but yet going to be together. Thank you so much to all our panelists. Also, before we finish this session, I would like to take the opportunity to thank our sponsors. We've had the presenting sponsors, Foodtech Asia, conceptualizing partners, and the design by Idea Ki Dukaan, and have been supported with all heart by Meera Consultancy. Thank you so much. And of course, all our panelists and all our viewers, lots of love and peace to all of you. Thank you so much for joining in. आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. This is myself, Anchor Prachi Lakhani, saying thank you and stay strong. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.